स्वदेश पर मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं खरा सौदा। और कुछ ही देर में मेरी सहयोगी आशीषा भी मौजूद होंगी जो कि आपको ग्लोबल संकेतों के बारे में बताएंगी। लेकिन सबसे पहले आज बाजार पर नजर डालें तो एशियाई बाजारों से काफी पॉजिटिव क्यूज नजर आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग की संकेत फिलहाल दे रहा है। कल के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, हमने देखा कि भारी गिरावट देखने को मिली थी बाजार में। शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन उसके बाद जो क्लोजिंग हुई सारी बढ़त गंवाकर बाजार में क्लोजिंग दी। अब आज इस गैप अप ओपनिंग अगर होती है तो कौन से लेवल्स आपको देखने होंगे और कैसे ट्रेड करें मार्केट में, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं आज के अहम ट्रिगर्स पर और 4 विंडो के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि आज बाजार के लिए कौन कौन से अहम ट्रिगर्स होंगे जहां पर कि आपको नजर रखनी है, उसका असर आज मार्केट पर दिखेगा। तो सबसे पहले ग्लोबल संकेतों की बात करें तो यूएस मार्केट से अच्छे संकेत, डाउ जोन्स में शानदार तेजी और गिफ्ट निफ्टी की भी बात करें तो वहां पर भी अच्छी ओपनिंग के संकेत। 25,100 के पास इस वक्त गिफ्ट निफ्टी दिखाई दे रहा है। वहीं कच्चे तेल में कल हल्की रिकवरी थी, ब्रेंट क्रूड $71 के पास। और एफआईआईस की बात करें तो लगातार तीसरा दिन था जब कैश में यहां पर खरीदारी देखने को मिली एफआईआईस की तरफ से, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है जहां पर कि आपको नजर रखनी है। कैबिनेट से हाइड्रो पावर पीएमई ड्राइव मिशन मौसम को मंजूरी मिल चुकी है, इसका असर किस तरह से पड़ेगा स्टॉक्स पर, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे हम। और टाटा स्टील ये स्टॉक पर भी फोकस में रहेगा आज। यूके सरकार से बड़ी राहत और हुनासा में ब्लॉक डील होगी आज बाजार खुलते से ही। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अगर देखें तो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। आगे इसका एनालिसिस भी हम करेंगे। लेकिन चलिए ये तो बाजार के बड़े संकेत थे, लेकिन अब आशीषा के पास चलते हैं समझने के लिए कि आज ग्लोबल मार्केट से संकेत कैसे हैं। आशीषा गुड मॉर्निंग, बताइए। पूजा गुड मॉर्निंग। तो हाँ, ग्लोबल बाजारों से संकेत आज सुबह काफी पॉजिटिव है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो करीब 130 अंकों की तेजी के साथ 25,070 के आसपास गिफ्ट निफ्टी, तो भारतीय बाजार हरे निशान में खुलते हुए नजर आ सकते हैं। एशियाई बाजारों की बात करें तो जापान का पीपीआई डेटा आया 2.5% के आसपास और एशियाई बाजारों में आज सुबह अच्छा कारोबार दिखाई दिया है। निकाय में करीब 3% की तेजी दिखी है। इसी के साथ शंघाई मार्केट की बात करें तो यहाँ पर भी कारोबार हरे निशान में है। तो एशियाई बाजारों से संकेत भी काफी अच्छे हैं। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो डाउ जोन्स में करीब 0.3% की तेजी दिखी कल के ट्रेडिंग सेशन में। S&P 500 और नैस्डैक में भी करीब 1 से 2.5% की तेजी कल दिखी। याद रखें, इकोनॉमिक डेटा आया, मैक्रो डेटा इन्फ्लेशन का, जो काफी अच्छा था, जिसके चलते अमेरिकी बाजारों में कल तेजी दिखी। टेक स्टॉक्स की बात करें तो यहां पर भी एक्शन था। नैस्डैक 2% की तेजी के साथ बंद हुआ। S&P 500 में 1% से ज्यादा की तेजी दिखी और यूएस इन्फ्लेशन डेटा मैंने जैसे बताया काफी अच्छा था। 0.2% का इंक्रीज दिखा मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, करीब 2.5% का इंक्रीज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। काफी शानदार मैक्रो इकोनॉमिक डेटा जिसके चलते ये तेजी दिखी। इसके अलावा यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पर मिला जुला कारोबार था। डैक्स 0.4% की तेजी के साथ बंद हुआ, लेकिन फुट्सी और कैक की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी कल गिरावट दिखी। इसी के साथ सोने चांदी और ऑयल की भी बात कर लेते हैं। कच्चे तेल ब्रेंट क्रूड में करीब 2% की तेजी दिखी। याद रखें, करीब $69 पर बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड चला गया था ओपेक प्लस के डिसीजन के बाद और चाइना में वीक आउटलुक के चलते, लेकिन कल फिर से एक तेजी दिखी और अब $71 पर बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड है। इसी के साथ सोने की बात करें तो $2,513 पर आउंस के आसपास। तो ऑल इन ऑल ग्लोबल मैक्रोस की बात करें और ग्लोबल बाजारों के संकेत की बात करें तो एशियाई बाजार हरे निशान में खुले हैं। अमेरिकी बाजारों से मैक्रो डेटा भी काफी स्ट्रांग आया है और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो वहां पर भी करीब 130 अंकों की तेजी दिखाई दे रही है। अच्छे संकेत हैं ग्लोबल बाजारों से इस वक्त। और अब आगे नजर है, दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों की बैठक होने वाली है। आज ईसीबी की बैठक होगी और इसके अलावा अगले हफ्ते फेड की भी बैठक होने वाली है।
ब्याज दरों में कितनी कटौती होती है, इस पर अब नजर रहेगी। तो ये हैं इस वक्त के संकेत, बड़े संकेत ग्लोबल बाजारों से। लेकिन चलिए अब भारतीय बाजारों पर आते हैं। और कल जैसा कि हम आपको शो की शुरुआत में ही बता रहे थे कि भारतीय बाजारों ने कल अपनी पूरी बढ़त गंवाकर कल क्लोजिंग दिखी। निफ्टी भी लाल निशान बंद हुआ और बैंक निफ्टी में भी कमजोरी के साथ ही यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली। अब आज के लिए समझ लेते हैं कि आंकड़े कैसे दिखाई दे रहे हैं। डिम्पी, शुरुआत सबसे पहले एफआईएस और डीआईएस के आंकड़ों से करेंगे। आज कैसी दिखाई दे रही है एफआईएस की होल्डिंग? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए कल एफआईएस की होल्डिंग में तो कोई खास बड़ा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन कल वापस से उसी रेंज के अंदर हम ट्रेड करते हुए दिखे। अगर आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं, फिर से गिफ्ट निफ्टी आपको 100 पॉइंट से ऊपर की गैप अप दिखा सकता है। कल आपने कितने पॉइंट का नुकसान उठाया? जितना पॉइंट अभी गिफ्ट निफ्टी पे दिख रहा है, बाकायदा कोइंसिडेंटली मैच भी हो गया। 122 पॉइंट कल आपने बंद किया, अभी 122 पॉइंट मिल रहा है। तो हो क्या रहा है कि जितना आप खो रहे हैं नेक्स्ट डे पा रहे हैं, नेक्स्ट डे पा रहे हैं, उतना नेक्स्ट डे सेकंड आप खो रहे हैं। आपसे 24,800 और 25,200 की रेंज पार नहीं हो रही है। एक्चुअली में पार होनी भी नहीं चाहिए और इसमें काफ़ी ट्रेडर्स को मज़ा आ रहा है। जैसे मैंने कई बार शुरुआत में भी आपको बताया, अगर ये ट्रेडर्स को मज़ा नहीं आ रहा होता या फिर इस प्ले के अंदर, इस पूरे जैकेट के अंदर जो हमने 400 पॉइंट की निफ्टी का आपको रख रहा है, अगर नहीं होता ना, तो आप 3-4 दिन से इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग को एज इट इज़ नहीं रखते। चलो मैं रिटेल का एक बार के लिए, एफआईएस का 1 मिनट के लिए समझ सकता हूँ कि उनके पास कोई मेजर मैक्रो पॉइंट्स नहीं है जिससे पहले घटाएं या बढ़ाएं। लेकिन रिटेल तो घटा बढ़ा सकता है, वो भी नहीं घटा बढ़ा रहा। उसके पास भी होल्डिंग करीब 46%, 47% अराउंड है। मैं आपको फिर से सारे लेवल्स भी बता देता हूँ किस किस के पास कितनी कितनी होल्डिंग है, और ये बिना किसी बदलाव के है। किसी में भी कोई बदलाव नहीं, सिर्फ आधे % का बदलाव है। मैंने इसको राउंड फिगर करके 0 कर दिया है। पहला पॉइंट आता है 64% की लॉन्ग पोजीशंस है एफआईएस के पास, रिटेल के पास 47% की लॉन्ग पोजीशंस है। थर्ड नंबर पे आते हैं डीआईएस 36% की लॉन्ग पोजीशंस के साथ। किसी तरह का कोई बदलाव नहीं और आप इसी रेंज में टिपिकली चल रहे हैं। ये जो अभी प्रोड्यूसर साहब ने निफ्टी के फ्यूचर्स आपको दिखाया है ना, ऑप्शंस वाली प्लेट, ये भी बहुत काम की है। इसके साथ में एक और चीज़ भी मैं बताऊंगा आपको। देखोगे कल आप ओपन इंटरेस्ट में कोई मेजर चेंजेस नहीं हुआ है। चलो मैं ही बताता हूँ आपको, आपके सामने वो प्लेट वापस आएगी। निफ्टी के अंदर जो चेंज हुआ है 0.19% का है, यानी कि आधा % भी नहीं आया। तो जो एडिशन, जो सब्सट्रैक्शन हो भी रहा है, वो कुछ ज़्यादा बड़े मजबूत हाथों से नहीं हुआ। इसलिए जब हम कल क्लोजिंग भी कर रहे थे तब भी हमने आपसे बात ये रखी थी कि भाई मार्केट के अंदर अभी भी क्रैक बहुत बड़े विजिबल नहीं होंगे। 24,800 को बचाओ, 25,200 को दिखाओ। 25,200 दिखते ही आप 25,500 का रास्ता खोल दोगे। ठीक, तो फिलहाल आज का कश्मकश भी यही है। मेरे को इस 120 पॉइंट की खुशी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि इस 120 पॉइंट में ब्रेकआउट नहीं होगा। इस 120 पॉइंट में जो डैमेज हुआ है कल वो सिर्फ रिपेयर होगा। यानी कि आप तो वहीं खड़े हैं ना जहाँ पे थे पहले। आप वैल्यू एडिशन कुछ नहीं कर रहे। 1 डे बिफोर खो रहे हैं, 2nd डे बिफोर, 2nd डे आफ्टर आप पा रहे हैं। तो एक्चुअली में देखा जाए तो अभी भी आप उसी रेंज में हो। बहुत सारे लोगों को लग रहा है आज का दिन सबसे बेहतरीन होगा। मैं बोलूँगा जिसने कल का दिन काटा उसके लिए सिर्फ आज एक हीलिंग का डे है। बेहतरीन कुछ नहीं है। अभी भी बेहतरीन होने के लिए आपको एक सर्टेन लेवल्स को पार करके रखना होगा, ताकि एक खौफ और एक डर कम से कम मंदी वालों के लिए दिमाग में बिठाया जा सके। वो मैं लेवल्स की बात अभी आगे आपसे करूंगा अगले क्वेश्चंस में। लेकिन इस बीच में एफआईएस की जब नंबर की बात छिड़ी है तो एक नंबर और बता देता हूं मैं आपको, जिसकी वजह से मेरे कॉन्फिडेंस का लेवल है तो हाई, बट एक नॉच थोड़ा नीचे भी करके बैठा हूं मैं। वो है 58,000 करोड़ रुपए की इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर सेलिंग का नंबर। आप 1700 प्लस करोड़ रुपए आपने रखा है, 1755 करोड़ रुपया। डीआईएस का नेट में 230 करोड़ रुपए आया है। लेकिन जैसे आप इंडेक्स ऑप्शंस का नंबर देखते हैं वहाँ पे 52,000 करोड़ रुपया लिखा हुआ है, और इसमें से भी 58,000 करोड़ रुपया बैंक निफ्टी के अंदर इस्तेमाल हुआ है। आगे काटा पीटी करके नेट में फिगर आती है तो 52,000 आई है। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि 52,000 में से कल सबसे ज़्यादा हेजिंग करके किसको रखा गया या बांधा गया या उसको नहीं चलने दिया, जिसकी वजह से निफ्टी को भी थोड़ा नीचे आना पड़ा, वो था बैंक निफ्टी। तो जिसको आप जितना ज़्यादा परेशान करोगे ना, वो वही आपका सबसे बड़ा एक गेम चेंजर भी हो सकता है। तो इसलिए मेरे लिए, मैंने कल भी आपको बताया था, आज मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मेरे स्टांसेस, मेरे डाटा पे किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। मेरे को बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी वैल्यू बाय दिखता है। बस उसकी एक ही प्रॉब्लम है, उसकी जो पीयर कंटेंडर हैं उनमें दम नहीं आ रहा है।
जैसे मैंने आपको कल 3-4 भी दिखाए थे। देखते हैं फिर भी क्या। और आप देखो कल का भी ओपन इंटरेस्ट में इसमें 4% है। इसमें ना डलनेस नहीं है, इसमें है तो एक्टिव बना, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसके जो कंपोनेंट है वो चल नहीं रहे। आप देखो सारे के सारे। अच्छा, इसकी प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ 12 ही शेयर इसके पास है। उसके पास तो 50 शेयरों का इंडेक्स है, ये 12 शेयरों का इंडेक्स है। तो थोड़ा लिटिल बिट अभी हम इस पे आगे डिस्कस करेंगे, बट मोटा मोटी एफआईज, डीआईज, रिटेल ने कोई दिक्कत नहीं है, जैसे होने चाहिए वैसे ही हैं, और उनकी तरफ से ना घटत है ना बढ़त है। ठीक है। तो एफआईएसडीएस और रिटेल की पोजीशन वन के मुताबिक बैंक निफ्टी में अभी भी वैल्यू बाइंग नजर आ रही है। तो चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स पर चर्चा करेंगे और शुरुआत निफ्टी से करेंगे। निफ्टी बताइए, निफ्टी कैसा लग रहा है आज आपको, और ट्रेडर्स आज क्या करें, और जो नए लॉन्ग करना चाह रहे हैं वो आज क्या करें निफ्टी में? देखिए, मैं दोनों क्वेश्चंस का जवाब दूंगा, लेकिन मैं लेवल्स के साथ ही टिका रहूंगा। तो आपको ना ये नहीं समझना कि आप नए वाले हो या पुराने वाले हो, आपको सिर्फ ये समझना है कि ये लेवल्स मेरे लिए कितने काम के हैं, मैं कैसे करूँगा। मैं सिर्फ लेवल्स पे बात बोलूँगा, और मैं लेवल्स पे बात बोलता भी हूँ। आपने मेरे को देखा नहीं होगा कि इस खबर का आएगा तो इससे ये हो जाएगा, इस खबर से आएगा इससे ये हो जाएगा। अभी आप मेरे को ग्लोबल मार्केट्स के बारे में जितना अपने पॉइंट्स बोला, मैंने एक बार भी रिपीट नहीं किया। मेरे को पता भी नहीं है कि ग्लोबल मार्केट्स के अंदर क्या होना है, और हो भी जाएगा तो हम इतने ज़्यादा डीकपल्ड है उससे कि आप बहुत अच्छा कर भी दोगे तो मेरे लिए सिर्फ डैमेज कंट्रोल का काम कर रहे हो बस, और कुछ भी नहीं हो रहा। तो मैं लेवल्स पे आ जाता हूँ। पहले निफ्टी के अंदर कल की क्लोजिंग हुई है 24,918 पे, तो आप 25,000 से करीब करीब 100 पॉइंट दूर हो। आज अब मैं यही गैप एज इट इज़ जो ऊपर दिख रहा है आपको, यही गैप मैं एज इट इज़ जोड़ दूँ इसके अंदर, तो फिर से आप 25,000 के जस्ट ऊपर आए हो, यानी कि 25,100, 25,200 के आसपास, 25,120 के आसपास आके टिकोगे। एज इट इज़ में जोड़ दूँ इसके अंदर तो अभी भी मेरे पास जर्नी काफ़ी है कंप्लीट करने को। तो आज के लिए लेवल सिर से यही होगा कि जो गैप आपको मिल रहा है ये कितना सस्टेनेबल गैप है, इस पे हमेशा आज डाउट करके रखना। जब तक आई रिपीट माई वर्ड, जब तक कम से कम फर्स्ट हाफ 25,000 के ऊपर हम नहीं टिके रहते, कम से कम फर्स्ट हाफ, और सेकंड हाफ में भी सरेंडर नहीं करना है। सेकंड हाफ में या तो नए पॉइंट्स जोड़ो, या तो जो आपको मिला है गैप से उसको मेंटेन रखो। अगर ये होता है तो मैं मानूंगा आज का दिन निफ्टी के लिए अच्छा दिन गया, नहीं तो मेरे लिए एक रूटीन डे है। मेरे को इस 120 पॉइंट का कोई ज़्यादा नफ़ा नुकसान में कैलकुलेशन में नहीं करूंगा, और ना ही मैं आपको अंधेरे में, ना ही आपको इल्यूजन में रखने की ना मेरी आदत है। ठीक, तो आपको आज दो चीज़ों का ध्यान रखना है। 24,800 तब आप सीरीज का लगाओ स्टॉप लॉस, 25,800 और 25,000 के ऊपर आते ही आज 12 बजे तक ये मेंटेन होना चाहिए। आई रिपीट माई सेल्फ। और उसके बाद थोड़ा और तेज़ होता है तो आप फिर कैरी भी करके जाना, अपनी पोजीशंस को लेके भी जाना। देखो मार्केट को ना बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी, ये उतना आसान काम नहीं है जितना आसानी से दिख रहा है कि देखो 25,000 पे तो खड़े, 25,300 लगाते हमारा ऑल टाइम हाई लग जाएगा। इस 25,000 से 25,300 तो आप नहीं आ पा रहे हो, दिन इतने निकल गए, इसी तो 300 पॉइंट को नहीं पहुंच पा रहे। आप 1000 पॉइंट कवर करके आगे सोचो, 24,200 से आप 25,000 तक आए हुए हो, 25,200 तक आए हो, लेकिन 300 पॉइंट की कवरेज नहीं हो रही है। वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि प्रॉब्लम डाटा की है, फोर्स ही नहीं है, फ्यूल ही नहीं है मार्केट के पास। बट एनी हाउ, मैं इस पर थोड़ा और बाद में डिस्कशन पे आएंगे। दूसरा पॉइंट, ओपन इंटरेस्ट अभी भी ठीक है, ये थोड़ा कम भी नहीं हुआ, थोड़ा ज़्यादा भी नहीं हुआ। इस ओपन इंटरेस्ट से आप ये चीज़ पा सकते हो 25,200 की, तो मैं ओपन इंटरेस्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं मानूंगा। ठीक, तो अब आपको नए वालों को और पुराने वालों के लिए जल्दी जल्दी क्लियर करता हूँ। पुराने वालों का हमने एक आपको 2 लॉट दिलवाएं 24,800 पे, आप बैठे रहो आप 2 या 3 लॉट के लिए, जब तक 25,200 पार नहीं होता नई पोजीशंस वगैरह और मत लेना, और जो लिया उसको काटना भी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है ये आपको 25,200 तक ले जाए तो फिर आपको 6 लॉट लेने की जरूरत नहीं होती है, उसी 2 या 3 लॉट से ही आपके 6 लॉट के पैसे आ जाएंगे, क्योंकि आप पकड़ के बैठे रहे उन लॉट्स को। बराबर है। जिनके पास पोजीशन नहीं है, क्योंकि आज गैप मिल रहा है, और मैंने आपको पूरी कहानी बता दी कि 12 बजे तक कम से कम 25,000 चाहिए। 12 बजे के बाद या तो एडिशन करो, या तो जो लेके आए हो उसको सिर्फ बचाओ, खोना नहीं। आज खोने का दिन नहीं है। अगर आज आपने खो दिया तो फिर से आपके मन में डाउट आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं कि वापस फिर से 24,800 को हम टेस्ट करने के लिए चले जाएं। अगर आज की अपॉर्चुनिटी भी हमने लॉस्ट कर दी तो ये अपॉर्चुनिटी लॉस्ट नहीं करनी, इसलिए शॉर्ट वर्ट करना नहीं, वेट एंड वॉच, गैप को एंजॉय करना है, और थोड़ी भगवान से प्रार्थना करनी है तेजी वालों को कि हे भगवान आज 25,000 के लेवल मत तोड़ना, और कोशिश करना 25,150 200 तक तो हम ले ही आओ जैसे तैसे करके। ऑप्शंस वालों के लिए एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूं, क्योंकि गैप मिलेगा, ऑप्शंस में कूद के मत आना।
क्योंकि उसके प्रीमियम ऑलरेडी आर्टिफिशियल राइज होके आएंगे, तो थोड़ा पहले सेटल हो जाने देना। इंट्राडे स्विंग के ऑप्शंस लेना, गैप वाले ऑप्शंस का इस्तेमाल मत करना। ठीक है, तो ये है सलाह निफ्टी पर लॉन्ग करने वालों की। निफ्टी में गैप अप ओपनिंग हो सकती है, लेकिन इसको चेस करने की कोशिश ना करें, बाजार को सेटल होने दें और उम्मीद करते हैं कि ये तेज़ी आगे टिकी रहे, तब यहाँ पर आप कोई रणनीति बना सकते हैं। निफ्टी में शॉर्ट करने वाले क्या करें? निफ्टी में शॉर्ट करने वाले कुछ ना करें, यही इसका जवाब है बस। ठीक है, तो ये है सलाह। निफ्टी में शॉर्ट करने वालों को भी कोई रणनीति अपनाने की सलाह नहीं दी जा रही। अब आएंगे बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पे आज क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, बैंक निफ्टी ने कल अपना 51,000 नहीं ब्रेक किया, जैसे हमने दोनों की एक लक्ष्मण रेखा से खींची हुई है, एक का 25,000, एक का 51,000। तो कल बैंक निफ्टी ने 51,000 को भले 10 पॉइंट से बचाया, बट 51,000 को बचाया। उसके कंपोनेंट के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि इसको ऊपर ले जाए, लेकिन फिर भी उसने 51,000 को बचाया। और इस चीज़ के लिए मैं थोड़ा बैंक निफ्टी को मैं हिम्मत देता हूं कि मैं मानता हूं कि बैंक निफ्टी ने, देखो इसके कंपोनेंट नहीं चल रहे, इसके साथ मल्टीपल प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, वैल्यूएशन कंसर्न, बीएस ने ऑल टाइम हाई भी इंजॉय नहीं किया, आपने हेडलाइंस में नहीं चलाया, टिकर में इसको फील गुड नहीं करवाया, कहीं कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी बड़ी मजबूती के साथ 51,000 को जैसे तैसे करके रोकने में कामयाब हो रहा है। इसका रिवॉर्ड इसको ज़रूर मिलेगा, लेकिन इसका रिवॉर्ड करने के लिए इसको 2 जंप और मारनी पड़ेंगी। ये 2 जंप कौन सी हैं सर? पहली जंप है 51,200-300 की, और दूसरी जंप है 51,500 की। 200-300 की जंप ये कई बार मार चुका है, इसमें ये सुपर हिट है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये फेल कहाँ पे होता है? ये फेल होता है 51,500 की जैसी जंप मारने जाता है वहाँ पे फेल हो जा रहा है। होता क्या है कि उससे बार बार इसका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, और कॉन्फिडेंस लूज होना मतलब सब कुछ हार जाना। कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए मार्केट के अंदर, आपके इंटेलिजेंस बरकरार होनी चाहिए। रोज पढ़ो, रोज समझो, रोज जानो, रोज डाटा को पढ़ो। आप बिलीव नहीं मानेंगे, मेरे को भी बहुत समय लगता है इन सब चीज़ों को आपके सामने रखने में भी। 51,500 के पार होते ही आप 52,000 की तैयारी कर लेना, ये मैं आपको बता देता हूँ रिपीट करके, क्योंकि 51,500 आपके 50 दिन की एवरेज है। वो पार होते सारी एवरेजेस ठीक हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली सब ठीक है पहले से ही, और ठीक हो जाएंगी। तो ये एक बड़ा बेनिफिशियरी होगा। दूसरा पॉइंट, नए वालों को क्या करना है? नए वालों को यहां पर भी 2 लॉट ले लेने चाहिए। हालांकि हमने आपको पहले ही 50,800 पे 50,500 पे दिलवाए हुए हैं। पूजा जी आप तो गवाह हो उस चीज़ के, 50,500 पे और 24,800 पे हमने 2-2, 3-3 लॉट कह के हाथ पकड़ के दिलवाए थे कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है, ले लेना। यू आर स्टिल इन 500 पॉइंट के आप बैंक निफ्टी के गेन में हो, वो 2 से 3 लॉट वाले लोग भी। तो उन लोगों को 51,500 से पहले काटना नहीं, 1000 पॉइंट मिलेंगे आपको। टोटल 50,500 पे लिया है, 51,500 पे काटना आप। लेकिन जो उस समय नहीं ले पाए, अब सोच रहे हैं लेने के लिए, उनके लिए क्या करें? तो उनके लिए 50,800 का एक स्टॉप लॉस है। आज बहुत बड़ा गैप नहीं मिले, ये बहुत बड़े गैप की डेफिनेशन भी बता देता हूं मैं। 51,300 के अगर नीचे मिल जाता है तब आप 2 लॉट आप भी ले सकते हो। 51,000 का स्टॉप लॉस डालना, 51,500 का टारगेट डालना। आज ही आज में 51,500 आ जाना चाहिए। इससे बेहतर मौका बैंक निफ्टी में चलने का नहीं मिल सकता। ग्लोबल मार्केट्स ठीक है, पुट कॉल रेशो ठीक है, आपको अपनी खिज और गुस्सा निकालने का समय दे रहा है बाजार, तो निकालो ना, आओ ना सामने 51,500 पे लेके। तो ये चीज़ आज बड़ी नोटिसेबल है कि हम किस लेवल पे आके आज बंद कर रहे हैं। अभी तो बाजार खुला नहीं, लेकिन मैं बंद की बात बोल रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि आज का दिन अगर अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हुआ ना, तो फिर थोड़ा सा मेहनत और ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो 51,500 और 25,200 आज क्रिटिकली वॉच कीजिएगा। नए और पुराने वाले को लिए मैंने बता दिया। बैंक निफ्टी की ऑप्शन ट्रेडर्स थोड़े एक्टिव रहना, आज भी कल भी 2-3 दिन, क्योंकि ये चला हुआ सेगमेंट नहीं है। आज मेटल्स पे ध्यान देना, आज आप आईटी पे ध्यान देना, और आज आप बैंक पे ध्यान देना। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होता है जब आईटी और बैंक एक साथ इकट्ठे चल जाएं, और आज वो दिन हो सकता है क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स ठीक है, बैंक चले हुए नहीं है। तो बैंक के पास ये एक्सक्यूज़ है कि हम चले हुए नहीं हैं, ग्लोबल मार्केट के पास ये एक्सक्यूज़ है कि देखो हमने तो बढ़िया किया, नैस्डैक अच्छा बंद हुआ है, तो इसलिए मेटल और आईटी का फ्लो वहाँ से आएगा। तो दोनों मिलकर चाहें तो आज इन दोनों लेवल्स को अचीव करवा सकते हैं, 25,200 को और 51,500 को, जिसमें से प्रोबेबिलिटी मेरे को 51,500 की थोड़ी पहले ज़्यादा लगती है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। शॉर्ट करना नहीं है, अगर आप सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं शॉर्ट करने का, तो शॉर्ट करना नहीं है। मैं 2-4 चीज़ें और बता देता हूँ, डेरिवेटिव्स की मिस ना कीजिएगा। वो भी विक्स के हिसाब से भी बाजार में फियर नहीं है। ये कल 13.5 का है, कल बाजार टूटा 100 पॉइंट, लेकिन विक्स बढ़ा सिर्फ 2 पॉइंट, सिर्फ 2% बढ़ा।
नहीं तो विक्स कम से कम इस 100 पॉइंट टूटने पर 8% बढ़ना चाहिए था, तो नहीं बढ़ा। तो फियर तो नहीं था कल मार्केट के अंदर। एक और पॉइंट, 7 शेयर F&O बैन के अंदर हैं, उसमें से 2 तो बैंक के ही हैं, बंधन बैंक और RBL। थोड़ा ध्यान रखना, ये दोनों मिड कैप बैंकिंग है, बहुत लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे इन दोनों में, थोड़ा आप संभल के ट्रेड कीजिएगा। एक और लास्ट में चलते चलते बात बता देता हूं मैं, बड़े शेयरों का कॉन्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। कल रिलायंस पे हमने देखा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं दे रहा था, बल्कि उसकी वजह से ही निफ्टी को भी नीचे आना पड़ा। आप दिखाओ कल एक रिलायंस का चार्ट, 12 बजे के बाद सारे टूटे, L&T और रिलायंस, तो दोनों की कल की क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई है। रिलायंस की और L&T की, दोनों को आज अपने डैमेज कंट्रोल करने, कम से कम 20 रुपये रिलायंस को, और कम से कम जो भी L&T का कल का नुकसान है उसको वो भी पूरा करना पड़ेगा। तो बड़े शेयरों का पार्टिसिपेशन भी एक लिस्ट बना लेना, 5-6 शेयरों की स्क्रीन पे डाल देना वॉच लिस्ट में, उसको आप चेक करते रहना। 8:20 हो चुके हैं, मेहमानों को जोड़ने का समय हो गया है। किरण जानी, दिवांग शाह, दोनों मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। किरण सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। दिवांग आपका भी शुक्रिया। किरण जी आपसे कर रहे हैं शुरू, जरा निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर कोई प्रॉब्लम है जो हमने एनालिसिस किया तो उसको जरा करेक्ट कीजिएगा, ठीक कीजिए। दूसरा आपका अपना एनालिसिस भी जोड़िए और साथ ही बताइए क्या करना चाहिए, स्टॉक्स भी बताइएगा। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जिस तरह से आपने काफी अच्छी तरह से आर्टिकुलेट किया है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह से करना चाहिए, जो गैप आज ओपनिंग होगी उसको डेफिनेटली चेज नहीं करना चाहिए, और 25,000 का लेवल जो कहीं ना कहीं आपने भी हाईलाइट किया है कि आज जो लोग बुलिश है उनको 25,000 का लेवल अगर मार्केट होल्ड करता है तो एक अच्छी होप मिलेगी और कहीं ना कहीं एक फ्रेश ब्रेकआउट भी गिना जाएगा। अगर आप देखोगे तो लास्ट 2 दिन से हम देख रहे हैं कि 25,000 के ऊपर मार्केट हाई तो लगा रहा है लेकिन क्लोजिंग देने में असफल रह रहा है। तो आज का क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट है, अगर 25,000 के ऊपर टिक गया तो डेफिनेटली आने वाले समय में हम अच्छा खासा आप मुंह देख सकते हैं। तो नई खरीदारी के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। जिनके पास है वो 25,000 के ऊपर अगर मार्केट टिकती है तो ही हमें फ्रेश लॉन्ग करना चाहिए, और जिनके पास है वो 24,800 के एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रह सकते हैं। बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं हम आपसे अग्री करेंगे, रीजन भी एक अंडर परफॉर्मेंसनेस है। पीएसयू देखिए, पीएसयू बैंक अगर आप देखोगे तो बजट से लेकर अब तक मोटा मोटी 20 से 25% का करेक्शन हमने वहां देख लिया है। उसके सामने प्राइवेट बैंक देखोगे तो कहीं ना कहीं मिला जुलाओ हमने वहां पे एक पार्टिसिपेशन देखा है, उसकी वजह से बैंक निफ्टी ने काफी ज्यादा करेक्शन तो नहीं दिया लेकिन कहीं ना कहीं उनकी 100 डेज मूविंग एवरेज को संभाल के रखा है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो निफ्टी और बाकी इंडाइसिस ने अपने ऑल टाइम हाई बनाए हैं, जबकि बैंक निफ्टी 5% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है। तो वो एक टेलविंड्स है, तो अंडर परफॉर्मेंस है जो बैंक निफ्टी आज नहीं तो कल कैचअप करेगा। इस होप में बैंक निफ्टी में डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे तो 51,200 300 का एक स्टीप रेजिस्टेंस है जो 50 डेज मूविंग एवरेज भी है। तो जैसे ही 51,300 क्रॉस होगा अग्रेसिव लॉन्ग जा सकते हैं, अदरवाइज करंट मार्केट से भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। रीजन भी 2 दिन पहले पियर्सिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो रिवर्सल पैटर्न है वो 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं करंट मार्केट प्राइस से कोई भी डिप आता है 50,300 तक, सॉरी 50,800 तक, या तो ऊपर में 51,300, तो ये जो 500 पॉइंट की रेंज है उसमें आप एक्यूमुलेट करते रहिए। बैंक निफ्टी एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 50,500 का रखिए, और जिस तरह के ओवरऑल चार्ट पैटर्न है 51,800 52,000 तक के लेवल हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी में एक बार आने चाहिए। सर आपके शेयर्स हैं? जी, स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 2 शेयर्स हमें काफी अच्छे लग रहे हैं, और आज हम दोनों प्लेटफॉर्म स्टॉक्स लेके ही आए हैं। तो पहला हमारा स्टॉक्स है वो बीएससी लिमिटेड है। बीएससी लिमिटेड का डेली चार्ट आप देखोगे तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है, लास्ट 3 दिन से हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर चल रहा है। इसका एक जो स्टीप रेजिस्टेंस है 2850 उसके ऊपर काफी अच्छे से सस्टेन है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है, तो बीएससी लिमिटेड करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग करेंगे। 2880 के आसपास की क्लोजिंग है, 2930 एक ट्रेडिंग टारगेट हमारा है, एंड 2860 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे बीएससी के अंदर। दूसरा जो कॉल रहेगा वो भी अगेन एक्सचेंज का ही स्टॉक है, एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, स्टॉक 3-4 दिन से कंसोलिडेट हो रहा था। कल हमने देखा कि प्रीवियस डे का हाई क्रॉस किया है, और साथ ही साथ मल्टीपल लोज हम देख रहे हैं जो 5250 के आसपास के हैं। स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस 5290 के आसपास है। मोमेंटम इंडिकेटर एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन में तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको हम रीटेस्टिंग है तो कंटिन्यूस पैटर्न ब्रेकआउट करेंगे। तो एमसीएक्स थोड़ा हाई रिस्क की कॉल है, बट हमें लग रहा है कि मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है, तो 5290 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। ऊपर में 5340 का हमारा ट्रेडिंग टारगेट रहेगा, एंड 5270 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो एमसीएक्स एंड बीएससी हमारी तरफ से लॉन्ग कॉल रहेंगे। आज आपने ब्रोकिंग टर्मिनल्स के एक्सचेंजेस के दे दिए, एक तो गोल्ड यानी कमोडिटी एक्सचेंज है और दूसरा एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है बीएससी है। तो दोनों आपकी लिस्ट में है। 2930 तक के टारगेट आएंगे, इसमें 5340 तक के टारगेट आएंगे। तो दोनों एक्सचेंज के
शेयर्स आज सर ने लिस्टिंग के लिए उतारे हैं मार्केट में, यानी कि ट्रेडिंग के लिए उतारे हैं मार्केट में। तो ये दोनों के दोनों शेयर्स आज आपकी लिस्ट में होने चाहिए। आप लेवल्स वगैरह नोट कर लो। एक और चीज़, हर चीज़ के साथ ना गैप की प्रॉब्लम आएगी आज, क्योंकि 120 पॉइंट तक मान लो एज इट इज़ ही खुल जाता है, तो इन शेयर्स में भी देखना, जैसे 1 मिनट के लिए यही रखना BSE, हाँ 1 मिनट के लिए रखो BSE, रखो वापस से ही। सर ने जो टारगेट दिया 2930 का दिया है और शेयर बंद हुआ 2880 के आसपास। मान लो 10 पे 20 रुपये खुलता है तो आपका ना रिस्क रिवॉर्ड की थोड़ी कैलकुलेशंस आएंगी। मान लो 20 रुपये ऊपर खुला ये, है ना, 1% 1.5% ऊपर खुला, तो फिर आपका स्टॉप लॉस टारगेट थोड़ा मिसमैच हो जाएगा। तब आप दो काम करना है, तो वॉल्यूम कम कर देना है तो छोड़ देना, लीव द ट्रेड। उस समय का उस समय देखेंगे, अभी ये नोट करके रख लो लेवल, ठीक है। किरण जानी की तरफ से 2 शेयर हैं। दिवांग भाई गुड मॉर्निंग, जरा आपके शेयर्स बता दीजिए प्लीज। गुड मॉर्निंग। तो फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा सन फार्मा का। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मीडियम टर्म स्ट्रक्चर भी सन फार्मा का पॉजिटिव है। तो हमें लगता है कि इसमें अभी भी अपसाइड देखने मिल सकता है। सन फार्मा खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखते हैं 1813, टारगेट है 1894। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा ब्रिटानिया। ब्रिटानिया हम देख रहे हैं काफी अच्छे हाई टॉप और बॉटम स्ट्रक्चर में डेली चार्ट पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कल हमने एक अच्छा मोमेंटम भी स्टॉक में देखा है, तो ब्रिटानिया खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 5930, टारगेट है 6120। तो ये 2 शेयर्स मैं आपको और फिर से नोटिस कराता हूँ। सन फार्मा के आपको ध्यान है, कल हमने एक ऑप्शंस का ट्रेड भी आपके सामने रखा था। कल सन फार्मा का एक ऑप्शंस का ट्रेड भी हमने आपके सामने रखा था और कल वो डेज हाई पे बंद हुआ है, तो उस ऑप्शंस के बेनिफिट भी आपके पास आए होंगे। मैं थोड़ा स्ट्राइक मिस कर गया हूँ कि वो स्ट्राइक कौन सी थी, शायद वो मेरे को जहाँ तक ध्यान है वो 1860 की थी, ऐसी कुछ स्ट्राइक थी। मेरे से कल वो मिस होगी स्ट्राइक लिखना। तो वो कल हमने आपको दिया था यही शेयर, और बाद में हमारे साथ रजत बोस भी थे, तो उन्होंने भी आपको सन फार्मा के बारे में बताया था, अगर आपको याद हो। मेरे से वो मिस होगी, नहीं तो मैं आपको बताता कौन सी स्ट्राइक थी। कल ही हमारे मेहमान ने दी थी, उनका नाम था लक्ष्मीकांत जी। तो सन फार्मा की वो ट्रेड लेके आए थे, आपको ध्यान है इसी कार्यक्रम में हुआ था, करीब 9 सवा 9 बजे के आसपास का टाइम, 9:30 के आसपास का टाइम था। तो सन फार्मा का ट्रेड आज भी आपको मिल रहा है। 1900 तक का टारगेट है, 1830 का आपका स्टॉप लॉस बनेगा। कल देखो मार्केट के फॉल होने पर भी सन फार्मा टूटा नहीं, तो ये पहली कोर स्ट्रेंथ को भी शो करता है। दूसरा शेयर का शेयर है ब्रिटानिया। लेकिन इन दोनों शेयर में एक चीज़ मेरे को अभी भी कॉमन दिख रही है कि थोड़ा अभी भी डिफेंसिव होकर खेल रहे हैं। ब्रिटानिया, सन फार्मा डिफेंसिव शेयरों की सूची में आते हैं, सबसे ऊपर आते हैं, ठीक है। अच्छी बात है कि जब तक लेवल्स पार ना हो डिफेंसिव का साथ मत छोड़ो, लेकिन जिस दिन लेवल्स पार हो जाए ना ब्रेकआउट के, उस दिन एग्रेसिव शेयर्स में अपने आप को टर्न कर लेना आप, तब डिफेंसिव में एक राउंड की प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकेगी, ठीक है ना। तो वही पैसा है ना, घूम के यहाँ से वहाँ जाना है, तो यहाँ से पैसा निकल के फिर वहाँ चेस करेगा। तो फिलहाल के लिए नोट रखो, जब तक ब्रेकआउट्स नहीं मिलते, सन फार्मा और ब्रिटानिया, और एक ट्रेड हो गया BSE और MCX, ये 4 शेयर अब तक की सूची में आ चुके हैं। पूजा, बिल्कुल, तो ये 4 ट्रेडिंग आइडियाज अभी के लिए। आगे कुछ और भी शेयर्स आपके सामने डिस्कस करेंगे, लेकिन अब बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की, और उसमें सबसे पहले शुरुआत करेंगे कैबिनेट की बैठक के साथ, क्योंकि कल काफ़ी सारे अहम ऐलान हुए हैं और उसका पूरा अपडेट लेकर हमारे साथ प्रकाश प्रियदर्शी इस वक्त मौजूद हैं। प्रकाश जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या कुछ बड़े अहम फैसले हुए कल कैबिनेट की बैठक में? देखिए, कैबिनेट की बैठक में कई इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए हैं। जो पहला फैसला कैबिनेट ने लिया है वो दरअसल आयुष्मान भारत स्कीम के एक्सपेंशन से संबंधित है, जिसमें वैसे सीनियर सिटीजन जिनकी आयु जो है वो 70 साल से ज्यादा है, उन्हें अब आयुष्मान भारत स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। कैबिनेट ने अपनी मंजूरी इस पर दे दी है। इसके अलावा जो फैमिली ऑलरेडी इस स्कीम का फायदा ले रहे हैं, उन्हें टॉपअप कवर, एडिशनल टॉपअप कवर का बेनिफिट मिलेगा 5 लाख सालाना आधार पर। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट डिसीजन कैबिनेट ने लिया है, वो दरअसल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से संबंधित है, जिसके लिए 12,400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस फंड का इस्तेमाल जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर किया जाएगा। करीब 31,000 मेगावाट कैपेसिटी के जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको इसका फायदा होने जा रहा है, और जो हाइड्रो पावर कंपनीज हैं उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने की जरूरत नहीं होगी, जाहिर तौर पे उन्हें इसका फायदा होने जा रहा है। इसके अलावा कैबिनेट ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैसला लिया है, वो दरअसल PM E-ड्राइव स्कीम के तौर पर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सपोर्ट करने के लिए एक फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम की घोषणा सरकार ने की है, जिसका नाम होगा PM E-ड्राइव, जो कि फेम स्कीम को रिप्लेस करेगा। जो फाइनेंशियल आउटले है वो करीब 10,900 करोड़ रुपए है। इस स्कीम में 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, एम्बुलेंस, चाहे वो हाइब्रिड मोड में हो या फिर ट्रक्स को शामिल किया जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इस स्कीम में
फोर व्हीलर्स को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा पीएम ई बस पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्कीम, इसको भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। फाइनेंशियल आउटले करीब 3,435 करोड़ रुपए है। मकसद ये है कि जो इलेक्ट्रिक बसेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज किए जा रहे हैं राज्यों की तरफ से, उसके लिए पेमेंट सिक्योरिटी इंश्योर करे सरकार, और जो बस ऑपरेटर्स हैं उन्हें पेमेंट की चिंता नहीं करनी होगी। करीब 3800 ई बस सर्विसेज जो हैं 169 शहरों में चलाई जाएंगी। इसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। एक और इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, जिसमें ग्राम सड़क योजना जो दूर दराज के विलेजेस हैं उसके लिए इसकी मंजूरी दी गई है। जो फाइनेंशियल आउटले है करीब 70,000 करोड़ रुपए के आसपास है, और 62,000 किलोमीटर सड़क जो है वो बनाई जाएगी 2029 तक, ये टारगेट रखा गया है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कैबिनेट ने मिशन मौसम स्कीम को मंजूरी दे दी है। 2,000 करोड़ रुपए की लागत है। मकसद ये है कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है वो दिया जाए। इस तरह के जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं उस पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स अभी हाईलाइट, काफ़ी सारी फैसले हुए हैं, उससे जुड़े स्टॉक्स कौन कौन से फोकस में रहेंगे ये भी हम आगे आपको बताएंगे। इसमें देखिए एनएचपीसी, अशोक लेलैंड जो बस ईवी प्लेयर्स हैं वो इसके चलते आज फोकस में रहेंगी, इस पर आप पर नज़र रखिए। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन सी खबरें आई कल बाजार बंद होने के बाद बताने के लिए शरद हैं हमारे साथ। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले पूजा, आज जो ब्लॉक डील आज हो सकती है होनासा कंज्यूमर का, यहाँ पे देखा जाए तो अपसाइज हो गया ब्लॉक डील, लगभग 11% स्टेक और 1680 करोड़ का जो है ये भाव देखने मिल सकता है। प्राइस जो है 8% डिस्काउंट पे है, तो होनासा कंज्यूमर पे जो है फोकस ज़रूर रखिएगा। टाटा स्टील के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया है। उन्होंने एक फॉर्मल एग्रीमेंट साइन कर लिया पोर्ट तालबॉट के साथ, जो यूके की एक पोर्ट है, जहाँ पे ग्रीन स्टील की जो ट्रांसिशन है उस पर फोकस रहने वाली है। इनको लगभग 500 मिलियन जो पाउंड है उसका ग्रांट मिलेगा, और टोटल जो बात करें तो उसमें 1.25 बिलियन पाउंड का जो है टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा। अब ये स्ट्रीट जो था ये एक्सपेक्ट कर रहा था ये डिसीजन आने वाला है, और ये जो नए प्रपोजल्स है नए गवर्नमेंट के साथ, तो वो जो पुराने गवर्नमेंट के प्रपोजल थे उसी को कंटिन्यू किया जा रहा था, कंटिन्यूटी भी देखने मिल रही है। जिंदल स्टॉक के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। भारत ने जो है गवर्नमेंट ने सीवीडी जो है मेंटेन करके रखा है स्टेनलेस स्टील वेल्डेड ट्यूब्स के लिए, वियतनाम और चाइना के लिए। और जो सीवीडी है बेसिकली आपका काउंटर वेलिंग ड्यूटी होता है, एक टाइप से एंटी डंपिंग ड्यूटी मान के चलिए, और ये अगले 5 साल तक फिर लागू होगा 12 से लेकर 30% तक। तो इंडियन स्टील प्लेयर्स जैसे कि जिंदल स्टॉक के लिए ये पॉजिटिव है। इसके अलावा ऑफ कोर्स जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स थे उनके सारे अनाउंसमेंट्स और इम्पैक्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, लेकिन याद रखिए एचपीसीएल भी फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे कंपनी को एक अप्रूवल आई है, यहाँ पे पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं विशाखापट्टनम से रायपुर तक, और ये पाइपलाइन का जो आंकड़ा है अगर मैं बात करूँ तो ये 2200 करोड़ का है, तो ये बड़ी न्यूज़ फ्लो ज़रूर है। और आखिर में एनबीसीसी के बारे में बात करूँगा। इन्होंने जो है एक एमओयू साइन किया है एमटीएनएल के साथ। एमटीएनएल के ज़मीन में वो 1600 करोड़ का प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं अगर ये एमओयू आगे जाता है तो ये अहम स्टॉक्स है जो आपको अपने रडार में रखना चाहिए, जहाँ पे आज मोमेंटम या एक्शन देखने मिल सकता है। ठीक है, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर कि आज आपको नजर रखनी है। तो खबरों वाले शेयर्स में एक बार ऑटो स्टॉक्स पर बात कर लेते हैं। अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, जिसमें कि कल काफ़ी कमजोरी थी टाटा मोटर्स, तो कल निफ्टी का टॉप लूजर भी था। हमने मार्केट बंद होते होते भी इसका पूरा एनालिसिस किया था। लेकिन आज जो खबर आ रही है वो पॉजिटिव है। कैबिनेट की बैठक में करीब 3435 करोड़ की पीएम ई बस सेवा योजना को मंजूरी मिल चुकी है, और दोनों ही जो प्लेयर्स हैं वो इस स्पेस में देश के बड़े प्लेयर्स हैं। तो पॉजिटिव खबर इन दोनों के लिए। एक बार समझ लेते हैं कि आज स्टॉक में क्या करें। किरण जी, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, दोनों पर सलाह दीजिए, आज क्या करना चाहिए? सो ओवरऑल अगर हम ऑटोस की बात करें तो एक अच्छे मूव आने के बाद का एक कंसोलिडेशन पैटर्न चल रहा है। कहीं ना कहीं हमने देखा है कि रिसेंटली टू व्हीलर स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी मूवमेंट आई है, लेकिन जो फोर व्हीलर स्टॉक्स है या तो पैसेंजर व्हीकल है वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो ओवरऑल चार्ट पैटर्न देख के लग रहा है कि अभी भी ये कंटिन्यू रहेगा। रीजन भी अगर टाटा मोटर की पर्टिकुलरली बात करें तो स्टॉक ने अपने 100 डेज मूविंग एवरेज का जो लेवल था या सपोर्ट था वो कल तोड़ दिया है। साथ ही साथ स्टॉक में एक स्टीप सपोर्ट था 950, वो अभी होल्ड है। तो जिनके पास है वो 950 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। फ्रेश खरीदारी के लिए मैं बोलूंगा कि वेट एंड वॉच कीजिए, क्योंकि 950 का अगर लेवल ब्रेक किया तो 200 दिन की मूविंग एवरेज भी ब्रेक होगी, जिसके चलते लग रहा है कि मार्केट और नीचे जा सकता है टाटा मोटर के प्राइस की बात करें तो। लेकिन एक जो पॉजिटिव चीज हमें देखने को मिल रही है वो 950 का सपोर्ट के साथ साथ
मोमेंटम इंडिकेटर ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है, तो एक डेड कैट बाउंस एक्सपेक्टेड है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे बॉटम फिशिंग नहीं करनी चाहिए, थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, जिनके पास से वो 950 की स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस सही होल्ड करे। सेम वे अगर अशोक लेलैंड की बात करें तो अशोक लेलैंड अपने प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल के आसपास काम कर रहे हैं। 240 उसका प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था, कहीं ना कहीं उसने अपने 50 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो लास्ट 2 दिन में कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो बनी है वो नेगेटिव है, साथ ही साथ राइजिंग ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक डाउन किया है। मोमेंटम इंडिकेटर इज जस्ट गेटिंग इनटू द बेरिश जोन, तो यहाँ पे और ज्यादा गिरावट हो सकती है, तो जिनके पास ये 240 या 235 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, अगर ये लेवल तोड़ देता है तो चांसेस है 220 तक का एक करेक्शन अशोक लेलैंड में आ सकता है। तो दोनों अशोक लेलैंड एंड टाटा मोटर बाई की सलाह नहीं रहेगी, दोनों में एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, जैसे अशोक लेलैंड में 235, टाटा मोटर में 950, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो और भी नीचे प्राइसेस जा सकते हैं, तो नई खरीदारी मत कीजिए, जिनके पास है वो ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से ही होल्ड करें। बिल्कुल, तो खबर पॉजिटिव है, लेकिन उसके बाद भी अभी फिलहाल नई खरीदारी करने की सलाह नहीं है। अशोक लेलैंड में 235 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको, और टाटा मोटर्स में 950 का स्टॉप लगाकर फिलहाल होल्ड करिए, वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाइए। इसके नीचे निकला तो ये दोनों ही स्टॉक तो कमजोरी और बढ़ सकती है। एक बार एक राय एनएचपीसी पर भी ले लेते हैं। कैबिनेट से करीब 12,000 करोड़ से ज़्यादा के हाइड्रो प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिल चुकी है। एनएचपीसी के लिए पॉजिटिव है। कल थोड़ा सपाट कारोबार कर रहा था, 94 के आसपास था। दिवांग जी, एनएचपीसी के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? एनएचपीसी की बात करें तो काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि एक रेंज बाउंड सेशन, रेंज बाउंड ट्रेड कर देखा गया है। जब तक ये लेवल 98 के अबव नहीं जाता तब तक अवॉइड की सलाह रहेगी, वेट एंड वॉच करने की सलाह रहेगी। जहां तक सपोर्ट की बात करें, नाउ इमीडिएट जो सपोर्ट स्टॉक का बन रहा है वो 92 का है। तो 98 वेट एंड वॉच की 98 का अगर ब्रेकआउट आता है तो पॉसिबल है फर्दर अपसाइड देखने मिल सकता है एनएचपीसी। ठीक है, तो ये है सलाह एनएचपीसी पर आपके लिए। टाटा स्टील, ये इस कंपनी के लिए भी एक बड़ी खबर, एक राहत की खबर है। इनफैक्ट यूके सरकार से करार किया है और 1 बिलियन पाउंड से ज़्यादा के प्रोजेक्ट के लिए करार किया है। खबर काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी बड़ी है टाटा स्टील के लिए भी, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी समय से मेटल स्टॉक्स अंडर परफॉर्म ही कर रहे हैं। किरण जी, टाटा स्टील, क्या खबर का कुछ बड़ा रिएक्शन देख रहे हैं आप आज के दिन स्टॉक में, या फिर और कमजोरी आ सकती है टाटा स्टील पर? ओवरऑल मेटल्स या तो कमोडिटीज प्राइस के अंदर मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत वोलेटाइल सेशन रहेगा, लेकिन व्यूज कहीं ना कहीं नेगेटिव है। रीजन भी उसने अपने 200 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक कर ली है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बेरिश जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर कोई भी यहाँ पे हम देखिए कि गैप अप ओपनिंग होती है तो ऊपर में 153 155 का एक स्टीफ रेजिस्टेंस है, जब तक वो क्रॉस नहीं करेगा हम फ्रेश खरीदारी के लिए तो नहीं कहेंगे। जिनके पास है वो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 145 का मेंटेन कीजिए, क्योंकि 145 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो चांसेस है हम और भी नीचे जा सकते हैं। और 145 अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इलेक्शन के दिन जो गिरावट आएगी उसका भी लो 145 ही था, तो 145 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होता है तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और गिरावट आ सकती है, तो करंट मार्केट प्राइस से तो डेफिनेटली लॉन्ग नहीं करना चाहिए। जिनके पास है उनको 145 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से ही होल्ड रखना चाहिए। ठीक है, 145 का स्टॉप लॉस आप दे दो। हालांकि आज मेटल्स के लिए दिन अच्छा हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया ग्लोबल मार्केट्स में चीज़ें ठीक हुई हैं। ग्लोबल मार्केट्स में चीज़ें ठीक होने का मतलब है कि मेटल्स के लिए 3 में से 1 फेवर में आ जाना। तो ये शेयर ऑलरेडी टूटे हुए हैं, ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किए हुए हैं, तो अगर आज मेटल्स में थोड़ा पुल बैक आ जाए तो मेरे को हैरानी नहीं है। अभी सर आपको बता रहे हैं कि आज लॉन्ग मत करना, सेल के अंदर मत करो आज, लेकिन वॉच तो करो। वॉच भी क्या करना है, फिर वो बता रहे हैं कि जी एक लेवल्स है उसको आप थोड़ा मेंटेन रखो, टाटा स्टील पे माफ़ कीजिएगा, है ना। तो 145 का लेवल टाटा स्टील पे आपको एक बार वॉच करना है। वो कह रहे हैं कि ये नहीं टूटना चाहिए, देखते हैं एक बार नहीं टूटेगा, आप मत खरीदना भले, बट आज वॉच जरूर करना मेटल शेयर्स को, क्योंकि आज मेटल और आईटी का कॉम्बो मार्केट के अंदर थोड़ा कमाल कर सकता है। खैर मैं आता हूँ कुछ और शेयर्स पे जहाँ पर कल वापस अच्छी पोजीशंस के साथ शेयर बंद हुए थे, क्या आज चलेंगे वापस से, समझना जरूरी है। पेज इंडस्ट्रीज़ की कल की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी थी। पेज इंडस्ट्रीज फ्यूचर्स का शेयर है, ओपन इंटरेस्ट करीब 6% एडिशन, 3-3.5% है। सीरीज़ के स्टार्ट में बिना नंबर्स के, बिना कोई खबर के अगर पेज इंडस्ट्रीज इस स्पीड से ऊपर आ रहा है तो उसका मतलब कुछ ना कुछ एक बड़ा चंक और अच्छे वॉल्यूम के साथ इसमें किसी ने पोजीशंस डाली हैं। ये कंटिन्यू होगा। देवांग, आपकी रिकमेंडेशन इस पे, ये चलेगा? और
पेज इंडस्ट्री बात करें, चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। एक बेस सपोर्ट बनाकर स्टॉक्स ने अपसाइड रिज्यूम किया है, तो हम अभी भी पॉसिबल अपसाइड देखने मिल सकता है। 41,000 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी शॉर्ट टर्म के लिए। अपसाइड अराउंड 42,500 42,600 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। एक शेयर मैं और ले लेता हूं, उसके बाद फिर वरुण दुबे मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आज ना ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स थोड़ी ज़्यादा हैं, और ज़्यादा के साथ साथ ना थोड़े क्वालिटी स्टॉक्स पे भी रिपोर्ट्स ज़्यादा आई हुई हैं, तो इसलिए हम ना एक एक करके समझेंगे, उनसे थोड़ा समय लेके समझेंगे सारी चीज़ें। लेकिन इन बिटवीन एक शेयर में ज़रा कमज़ोर, जो कल अच्छे से कमज़ोरी के साथ बंद हुआ है, वो भी मैं पता कर लेता हूँ। वो है आरती इंडस्ट्रीज़। क्या और टूटेगा सर? किरण सर ज़रा चेक करना। आरती इंडस्ट्रीज 4.5% नीचे जाके बंद हुआ है। 26% का ओआई एडिशन था इसके अंदर कल। भारतीय इंडस्ट्रीज की बात करें तो वहां पे कहीं ना कहीं बायबैक का एक टेलविंड है, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेशन रेशियो या तो जो साइज का बायबैक एक्सपेक्टेड था वो नहीं आया, उसके चलते एक प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। अब यहाँ पे आप करंट मार्केट प्राइस पे देखोगे तो पैटर्न काफी बेरिश है, एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरा एक जो पॉजिटिव चीज है वो ये है कि मोमेंटम इंडिकेटर पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस प्लॉट होने की तैयारी कर रहा है। कंफर्मेशन हालांकि अभी तक नहीं आया है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं 550 540 का है। जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक ज्यादा गिरावट नहीं आ सकती है। तो नई खरीदारी की अगेन यहाँ सलाह नहीं रहेगी, लेकिन जिनके पास है वो 550 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। ठीक है, तो काफ़ी सारे शेयर्स पे हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, और भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि शेयर यहीं रुक गया। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप ना कांट छांट के अपनी लिस्ट बनाते रहिएगा। उसमें से जब भी आपको लगे हाँ ये 3-4 शेयर मेरा काम बन जाएगा, इससे उन 3-4 शेयरों में से भी एक शेयर की प्रोबेबिलिटी हाई कर लेना जिसमें आपका भी कन्विक्शन बैठता हो, उसके बाद लेना। हम तो पूछते रहेंगे, मेहमान हमको बताते रहेंगे, लेकिन आप अपने हिसाब से ट्रेडिंग ज़रूर करना, या स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जो भी आप करते हो करना। उसमें एक सहारा और बनती है, वो है रिपोर्ट्स। अब इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स आती हैं, आप कहाँ पढ़ेंगे, इसलिए हमारे सहयोगी ने एक काम ठाना हुआ है, तो खुद से रिपोर्ट्स पढ़ के सारी चीज़ें आपके सामने रखते हैं। तो एक बार ज़रा पता कर लेते हैं वरुण से कि आज उन्होंने कौन कौन सी रिपोर्ट्स पढ़ी, उसमें से फाइन प्रिंट्स क्या निकल के आए और वो बात क्या कह रहे हैं। वरुण सर गुड मॉर्निंग, बताइए प्लीज़। गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो डेफिनेटली काफ़ी सारी रिपोर्ट्स है, इसमें काफ़ी कुछ कहा गया है, आपको आसान भाषा में मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो चोला इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे जेफरीज की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह है और प्राइस टारगेट 1685 से बढ़ा के अब इन्होंने 1800 रुपये का कर दिया है। बेसिकली इनका कहना है कि इस कंपनी की जो ऑटो लोन फ्रेंचाइजी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, निम टेलविंड्स काफ़ी अच्छे हैं और रेट कट साइकिल में इस कंपनी को काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। क्रेडिट कॉस्ट कंपनी का काफ़ी स्टेबल है और ये अनुमान लगा रहे हैं कि FY24 से 27 तक 29% CAGR से कंपनी का EPS जो है वो बढ़ेगा। अब बात करते हैं MGL की। जेफरीज ने खरीदारी की सलाह दी है, लक्ष्य यहाँ पे भी बढ़ाए हैं, 1990 से बढ़ा के 2120 का किया है। इनका कहना है कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ पाथ पे है कंपनी और वॉल्यूम ग्रोथ जो है यहाँ पे काफ़ी सुधरते हुए कंपनी की नजर आएगी। जो EPM गैस एलोकेशन है वो हमने सुना था कि लगातार कम हो रहा था, लेकिन यहाँ पे इस कंपनी को उससे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो नहीं होने वाला है और पूरे स्पेस में एक प्रेफर्ड पिक ये कंपनी है। टाटा स्टील की बात करते हैं, मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट का कॉल दिया, प्राइस टारगेट 135 का है। यूके कारोबार की जो रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है कंपनी के लिए, एक क्लैरिटी आ जाती है आगे के लिए और कोई भी प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो आगे एडिशनल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है कंपनी को नहीं लगने वाला है, जो कि एक इंक्रीमेंटल पॉजिटिव है। जोमेटो की बात करें, यूबीएस ने खरीदारी की सलाह दी है, 320 के प्राइस टारगेट। इनका कहना है कि मंथ ऑन मंथ यानी कि महीने दर महीने इंडस्ट्री वॉल्यूम जो है 2.5% की बढ़ोतरी वहाँ पे देखने मिली है, नो डाउट नंबर ऑफ डेज को एडजस्ट करेंगे तो। और इसके लिए इनका कहना है कि Q2 FY25 में जो GMV है इस कंपनी का उसमें क्वार्टर 7% की बढ़ोतरी होगी। OMC पे इन्वेस्टेक की रिपोर्ट है, सेल कॉल ज़्यादा है, हालांकि कच्चे तेल के जो दाम घट रहे हैं उसके चलते इन्होंने अपने प्राइस टारगेट बढ़ाए। आप देखिए IOC पे 110 से बढ़ा के 120, BPCL 230 से बढ़ा के 250, दोनों पे सेल का कॉल है। HPCL पे होल्ड का कॉल है, 360 से बढ़ा के 400। यहाँ पे इनके मार्केटिंग मार्जिन सुधरेंगे, लेकिन अभी महाराष्ट्र में जो इलेक्शन है उसके चलते एक डर बना हुआ है कि शायद फ्यूल प्राइस कट्स आ सकते हैं, तो वो एक ओवरहैंग इन स्टॉक्स पे रहेगा। अब बात करते हैं नायका की। कोटक की रिपोर्ट है, डाउनग्रेड किया है, एड से सेल का कॉल, प्राइस टारगेट इन्होंने 195 से काट के 190 का किया है, तो एक छोटा डाउनग्रेड है, ज़्यादा नहीं है। अब बात करते हैं जो EV लॉन्च कल हुई है JSW MG की, उस पर CLSA की एक रिपोर्ट है और ये कह रहे हैं ये एक डायरेक्ट कॉम्पिटिशन होगा टाटा पंच, नेक्सॉन और M&M की जो XUV 400 है उसके साथ। तो इसके लिए कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि कंपटीशन बढ़ेगा
और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा और मार्केट शेयर अगर एमजी किसी से लेगा तो टाटा मोटर्स से है, तो ये आप याद रखिएगा। और आखिरी रिपोर्ट भी ऑटोस पे है, मॉर्गन स्टैनली की है। बेसिकली जो ई ड्राइव स्कीम को अप्रूवल मिला है उसके बारे में ये कह रहे हैं, हालांकि डिटेल्स आना बाकी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ई बसेस के जो इंसेंटिव है उसके बेनिफिशियरी अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स ले सकते हैं। ठीक है वरुण, बहुत शुक्रिया, सारी रिपोर्ट्स आपने अच्छे से बता दी, इसके लिए बढ़िया लगा आपसे ये सारी चीज़ समझ के। कुछ रिपोर्ट्स अब हम लेना शुरू करते हैं सामने, एक्सपर्ट से उसका आइडिया लेते हैं क्या करना चाहिए। पहले मैं आता हूँ जरा आज की कुछ अहम रिपोर्ट्स पे। उसमें एक बार जरा ये जो लास्ट वाली रिपोर्ट्स है ना ऑटो वाली, जरा ये वापस से दिखाना जिस पे ईवी वगैरह वाली बात बोल रहे हैं, टाटा मोटर्स के जिसमें नाम वगैरह लिखा। एक तो ये वाली रिपोर्ट वापस लेके आना सर, एक बार जरा टाटा मोटर्स चेक करना दिमाग भाई। टाटा मोटर्स की बात करें तो डेफिनेटली स्टॉक्स में हम देख रहे हैं काफी करेक्शन देखने मिला है। 950 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, इफ ये भी लेवल्स ब्रेक है तो फर्दर करेक्शन देखने मिल सकता है, बट जिनके पास है वो होल्ड करें, 950 का स्टॉप लॉस रखें, न्यू खरीदारी की सलाह नहीं देगी स्टॉक। देंगे। अच्छा ठीक है, जोमेटो पे जो रिपोर्ट आई है बजरा वो भी स्क्रीन पे दिखाना। जोमेटो का हाल है, लेकिन वैसे कोई डाउट नहीं, इन्वेस्टर्स का तो फैंसी काउंटर है जिसने जहाँ से इन्वेस्टमेंट किया, जहाँ से मतलब 50-60 रुपये से जब से चलना शुरू किया, 50 रुपये, 60 रुपये, 70, 100, 120, 130, 150, 150, यहाँ तक सब लोग आए हैं एक दूसरे से पूछ के, रिपोर्ट्स आई हैं भर भर के इसके बारे में, फिर कंपनी ने भी एफर्ट्स किए हैं। तो जोमेटो को यूबीएस की रिपोर्ट यहाँ पे आई हुई है, एक बार जरा इस पे भी एक व्यू पॉइंट लेते हैं। किरण सर, जिनकी इन्वेस्टमेंट्स है 173% का साल का रिटर्न है, बुक करने की जरूरत तो नहीं है ना, बने रहे इसमें? डेफिनेटली इसमें बने रह सकते हैं, नई खरीदारी करनी है तो भी कर सकते हैं। रीजन मीन रिसेंटली प्रीवियसली हमने देखा था कि 270 268 के आसपास का रेजिस्टेंस था, वहां से स्टॉक फिसल के नीचे में 240 तक आया था, जहां पे 50 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई जो बुलिश पैटर्न है। अगर वहां से हम देखें तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न अभी ब्रेकआउट देने की तैयारी में है, तो मेरे हिसाब से नई खरीदारी भी कर सकते हैं, जिनके पास है वो भी होल्ड रख सकते हैं। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 250 का मेंटेन करना है। अगर 250 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो ऊपर में आप 300 तक के लेवल भी देख सकते हैं, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए। ठीक है, अभी होल्ड रखना चाहिए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि भाई मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, 150% का रिटर्न मेरे पास आया हुआ है, मेरे को पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है, तो आप चाहें तो अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के अपने हिसाब से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करने में भी कोई हर्ज नहीं होता। मना नहीं है शेयर के साथ टिके रहो, अच्छे शेयर के साथ, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि आप मार्केट में पैसा कमाने के लिए आए हो, और अगर पैसा आ गया है तो उसको घर ले जाने के लिए भी आए हो, तो वो भी आप ज़रूर देख लेना। बट अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के, एक जनरल क्वेश्चन मैंने पूछना था वो मैंने आपके सामने पूछ के रख दिया। शुरुआत में भी कहा था कि चीन और वियतनाम से आने वाली जो स्टील प्रोडक्ट है उस पर सीवीडी लगाई गई है सरकार की तरफ से। ये सीवीडी क्या है, ये स्टील कंपनीज पे क्या फ़र्क डाल सकती है, चीन वियतनाम पे ही क्यों सीवीडी लगाएगी उसके प्रोडक्ट पे, पूरी एक रिपोर्ट समझ लेते हैं। प्रकाश जी जरा बताइए क्या है पूरा माजरा। देखिए, डोमेस्टिक स्टील कंपनीज के लिए राहत की खबर है। दरअसल तमाम तरह की जांच के बाद वित्त मंत्रालय ने यह फैसला किया है कि सर्टेन कैटेगरी के जो स्टील प्रोडक्ट्स हैं उनके इंपोर्ट्स पर काउंटर विलिंग ड्यूटी जो है वो लगाई जाएगी, क्योंकि ये स्पेशल कैटेगरी का इंपोर्ट ड्यूटी है। खासकर वैसे स्टील प्रोडक्ट्स जो कि चाइना और वियतनाम से आ रहे हैं, उनकी डंपिंग हो रही है, उसकी पहचान की गई है और उस पर काउंटर विलिंग ड्यूटी लगाने का फैसला किया है वित्त मंत्रालय ने। जैसा कि आपको पता है कि स्टील इंडस्ट्री लगातार सरकार से मांग कर रही थी कि चाइना की तरफ से जो डंपिंग है उसमें भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो इंपोर्ट्स है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लिहाजा इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की मांग की गई थी। अब वित्त मंत्रालय ने फैसला किया है कि इस तरह के जो स्टील प्रोडक्ट्स हैं उन पर 11.96% से 29.88% के रेंज में अगले 5 सालों के लिए काउंटर विलिंग ड्यूटी लगाने का फैसला किया गया है। तो जाहिर तौर पे डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए, खासकर जो स्टेनलेस स्टील प्रोड्यूसर्स हैं, उनको बड़ी राहत मिलने जा रही है, क्योंकि जो ड्यूटी लगाई गई है वो वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप्स और ट्यूब कैटेगरी में जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उनके ऊपर लगाई गई है। वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इससे उम्मीद है कि जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको राहत मिलेगी आने वाले दिनों में।
ठीक है, तो एक बड़ी राहत स्टील कंपनियों के लिए वियतनाम और चीन के ट्यूब पर कुल मिलाकर 12 से 30% की ये ड्यूटी लगाई गई है और इसका की फ़ायदा जिंदल सॉ और वेल्समन कॉर्प जैसी कंपनियों को इसका फ़ायदा मिलने की बात की जा रही है। तो इन दो स्टॉक्स पर नज़र रखिए। एक बार फंडामेंटल राय भी ले लेते हैं। हमारे साथ सनी अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं। सनी जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो ये जो खबर आई, पहले उस पर अपना नज़रिया बताइए। स्टील ट्यूब कंपनियों पर आज फोकस रहेगा, वेल्समन कॉर्प, जिंदल सॉ जैसी कंपनियां फोकस में रह सकती हैं आज। आपका क्या नज़रिया बन रहा है इस खबर पर और इन दोनों कंपनियों पर? गुड मॉर्निंग पूजा जी। आई थिंक डेफिनेटली एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है एंटायर स्टील सेक्टर के लिए, स्टील ट्यूब कंपनीज के लिए स्पेशली। कहीं ना कहीं जो डंपिंग चल रही थी उसके चलते जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव नहीं हो पा रहे थे, और जब अब ये डंपिंग ड्यूटी लग चुकी है तो मुझे लगता है कि इनका जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आया होगा सेल्स में, उसमें कहीं ना कहीं एक राहत मिलती हुई दिखेगी, और अगले आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में जो इनकी एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक है उससे कंप्लीट करने में मुझे नहीं लगता है कि अब कोई दिक्कत होगी। और डेफिनेटली जितने भी स्टील ट्यूब मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे वैसे जिंदाल सॉ और फॉर दैट मैटर हाईटेक पाइप, वेल्सपन कॉर्प, सभी प्लेयर्स ने फॉर दैट मैटर मुझे पता नहीं कि जो जैसे ट्यूब इन्वेस्टमेंट है उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर भी कहीं ड्यूटी लगी है। तो गांधी स्पेशल ट्यूब्स करके एक कंपनी है जो स्टेनलेस स्टील ट्यूब बनाती है। तो मुझे लगता है कि ये पूरे सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और एक पॉजिटिव रिएक्शन हम आज स्टॉक में भी आते देखेंगे शॉर्ट टर्म के नजरिए से। और अगर मैं मीडियम टर्म की बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट जो स्ट्रीट एस्टिमेट कर रही थी डंपिंग के चलते सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी में, अब वो कहीं ना कहीं जो कंसर्न है वो खत्म होते नजर आएंगे और आगे जा करके जो नंबर्स है वो उम्मीद से बेहतर आने की मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। है नजरिया जिंदल सॉ वेल्समन कॉर्प, पॉजिटिव खबर और आपको व्यू भी बता दिया है। आज चोला इन्वेस्टमेंट भी फोकस में रहेगा। 2-3 दिनों में हमने देखा कि फाइनेंशियल स्टॉक्स में गिरावट आई थी, लेकिन काफ़ी अच्छी तेज़ी भी यहाँ पर देखने को मिली थी। कल आपको ध्यान होगा श्रीराम फाइनेंस काफ़ी फोकस में था, चोला इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक्स भी फोकस में बने हुए हैं और आज इस पर रिपोर्ट भी आ गई है जेफरीज की। टारगेट 1685 से बढ़ाकर अब 1800 के टारगेट वो यहाँ पर देख रहे हैं चोला इन्वेस्टमेंट के लिए। इनका कहना है कि ऑटो लोन की फ्रेंचाइजी काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है और FY 24 से 27 के बीच करीब 29% EPS ग्रोथ की संभावना है। शेयर उनके टॉप पिक में भी शामिल है। चोला इन्वेस्टमेंट पर देवांग जी, अब चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? चोला इन्वेस्टमेंट की बात करें, चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, डेली चार्ट स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम में। डेफिनेटली पास्ट फ्यू डेज हम एक रेंज बाउंड देख रहे हैं, बट 1500 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है स्टॉक के लिए। तो 1500 का स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं, न्यू एंट्री भी कर सकते हैं। अपसाइड अराउंड 1560 1565 तक के जोन देखने मिल सकते हैं चोला इन्वेस्टमेंट। तो यह है सलाह, चोला इन्वेस्टमेंट पर होल्ड करके चले और तेजी के लिए। MGL भी कल काफ़ी टूटा था, लेकिन जेफरीज की आज काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। यहाँ पर लक्ष्य 1990 से बढ़ाकर 2120 का कर दिया और इनका कहना है कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में काफ़ी चुनिंदा प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन उसमें MGL के वैल्यूएशंस उनको काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। किरण जी, आपकी क्या सलाह होगी? कल तो काफ़ी ज़्यादा टूटा, ये स्टॉक संभल सकता है आज की रिपोर्ट के बाद? किरण जी, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। MGL की बात करें तो ट्यूसडे को दिन कहीं ना कहीं हमने स्टॉक डिस्कस किया था और हमने ये बात कही थी कि 1900 का एक स्टीफ रेजिस्टेंस है। जब तक 1900 का लेवल क्रॉस नहीं करेगा, चांसेस है ये स्टॉक अपने कंसोलिडेशन में जा सकता है और कोई भी डिप आता है तो डिप में 1800 1820 के बीच में इसको लॉन्ग करना चाहिए। अब आप देखोगे तो 1810 1815 के आसपास की क्लोजिंग है। 20 दिन की मूविंग एवरेज भी कहीं ना कहीं वहीं पे ट्रेड कर रही है और साथ ही साथ 50 दिन की मूविंग एवरेज देखोगे तो वो 1780 के आसपास है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे इस फॉल में डेफिनेटली एक बार एक्यूमुलेट करना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है वो 1780 1770 का आप मेंटेन कीजिए। अगर वो लेवल ब्रेक नहीं करेगा तो वापस इसमें रिकवरी आ सकती है, जिसमें अगेन 1900 का ही हमारा टारगेट रहेगा और जैसे 1900 क्रॉस करेगा आप एक बार फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं या तो एग्रेसिव लॉन्ग भी जा सकते हो। तो एज ऑफ नाउ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करें। 1780 का स्टॉप लॉस, 1900 का टारगेट। ठीक है, डन। कुछ और स्टॉक्स जरा चेक करवा लेते हैं। कल के मोमेंटो वाले ही शेयर्स को मैं पकड़ के थोड़ा आपके सामने आगे रखना चाहता हूँ मैं। एक बार ज़रा एक
शेयर लेके आइए सेंचुरी टेक्सटाइल, करीब कल अच्छी क्लोजिंग इसकी भी मिली है सेंचुरी टेक्सटाइल की। बात दिखाना जरा, सेंचुरी टेक्सटाइल डेज हाई पे होना चाहिए कल बंद। इंस्पाइट ऑफ दिस कि कल मार्केट ख़राब था लेकिन फिर भी सेंचुरी टेक्सटाइल की क्लोजिंग अच्छी हुई है। आज कंटिन्यू होगा ये, एक बार चेक करेंगे आप किरण। सेंचुरी टेक्सटाइल की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जिस तरह से हम डेली चार्ट प्राइस की पैटर्न देख रहे हैं, हमने देखा है कि रिसेंटली एक ब्रेकआउट देखने को मिला था डेली चार्ट के ऊपर। आप देखोगे तो फ्रॉम जून मंथ टू यस्टरडे कहीं ना कहीं 2450 2500 का एक स्टीप रेजिस्टेंस था। 3-4 बार स्टॉक कहीं ना कहीं 2500 2450 के आसपास आया और नीचे करेक्शंस में गया। लेकिन एक पॉजिटिव चीज ये थी कि हमेशा जब ये करेक्शंस के अंदर आया तो उसने नए लो नहीं बनाए थे, या तो अपने प्रीवियस लो या तो उससे हायर लो बनाए थे। तो जो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है वो हम कंसीडर कर सकते हैं। तो सेंचुरी टेक्सटाइल डेफिनेटली कोई भी डिप आता है लॉन्ग करके जाना चाहिए। 2550 का एक एग्रेसिव स्टॉप लॉस रख के आप लॉन्ग कीजिए। ऊपर में 2800 के टारगेट आपको दिख को मिल सकते हैं। ठीक है, डन। एक दो शेयर ज़रा और चेक कर लेता हूँ, मैं F&O की शीट से ही लेता हूँ और लॉन्ग साइड पे जो कल ट्रेड थे उसी में से आज कुछ चेक करवाते हैं सर से। कैनफिन होम्स की कल अच्छी क्लोजिंग थी, छोड़ देते हैं इसको। सन फार्मा हो गया बात इस पे, मेट्रोपोलिस पे अभी देखता नहीं है, ट्रेड नहीं बनेगा। कल वोल्टास की भी अच्छी क्लोजिंग है, क्या और चलेगा वोल्टास? कल हमको रजत बोस भी बता के गए थे वोल्टास, एक बार ज़रा चेक करना। देवांग जी आप चेक करना वोल्टास। वोल्टास की बात करें डेफिनेटली काफी अच्छा पैटर्न है। हाइट ऑफ पैटर्न स्ट्रक्चर में अभी भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कल भी हमने तक सस्टेन किया लेवल्स को, तो वोल्टास खरीद सकते हैं और है तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस अराउंड 1780 का रखना है, अपसाइड अराउंड 1880 का टारगेट रख सकते हैं वोल्टास के अंदर। ठीक है, एक दो शेयर और है जरूर मैं सनी सर से पता कर लेता हूँ, सनी जी से। सनी, ये जो एशियन पेंट बर्जर पेंट है इसको टिल दिवाली तक रखें या उससे पहले ही प्रॉफिट बुक कर लें? अभी क्या है ना, क्रूड का बेनिफिट भी इनके पास आ रहा है। 70 का क्रूड तो इन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि हमारे इस क्वार्टर में आ जाएगा, जो वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर जाने वाला है। क्योंकि आपको पता है ठीक दिवाली से पहले वाला क्वार्टर इनके लिए बहुत फेवरेबल होता है। तो 70 का क्रूड इनको भी एक्सपेक्टेशन नहीं था, अब आ रहा है तो प्राइस एक्शन में भी दिख रहा है। वो हफ्ते भर के चार्ट्स दिखाना बर्जर पेंट के, हफ्ते या 10 दिन के चार्ट्स दिखाओ बर्जर के और साथ ही एशियन पेंट्स के, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। थोड़े चले हुए शेयर्स भी हैं, अच्छे से मूवमेंट भी आया हुआ है। सनी भी होल्ड करना चाहिए, टिल दिवाली तक रखें। या आई थिंक ऑब्वियसली इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो फेस्टिवल सीजन होता है, दिवाली के वाला क्वार्टर जो होता है वो कहीं ना कहीं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस भी काफी रोबस्ट होता है पेंट कंपनी के लिए। और एट द सेम टाइम जब रॉ मटेरियल के दाम कम हो रहे हैं, हमने देखा था कि जो मार्जिन थे सभी पेंट कंपनी के प्रेशर में आए थे क्योंकि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कहीं ना कहीं बढ़ी है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत राहत डेफिनेटली मार्जिन फ्रंट पर देखने मिलेगी। और जो पॉजिटिव मोमेंटम है पेंट कंपनी में बना रहेगा। मुझे लगता है कि इसमें जो छोटी पेंट कंपनीज हैं जैसे इंडिगो पेंट, जिसमें अभी हमने देखा था कि काफी अच्छी मार्की इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने पैसा लगाया था, जहाँ बड़ा हैंड चेंज हुआ था। तो इंडिगो पेंट को भी डेफिनेटली रडार पर रखा जा सकता है। और फॉर दैट मैटर एक्जो नोबल जो है उसे भी रडार पर रखा जा सकता है। और एशियन पेंट तो है ही मार्केट लीडर, तो ऑब्वियसली जो अपसाइड है एशियन पेंट में भी कहीं ना कहीं बनते हुए नजर आएगा अगर ये क्रूड ऑयल $70 के आसपास थोड़े लंबे समय तक सस्टेन करता है। ठीक है, तो ये है सलाह एशियन पेंट्स पर। बर्जर पेंट पर भी एक बार माफ़ कीजिएगा, बंधन बैंक पर एक बार राय ले लेते हैं। ये स्टॉक भी कल टूट रहा था, क्या यहाँ पर और वीकनेस देखने को मिल सकती है किरण जी, बंधन बैंक? सो प्राइवेट बैंक की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक मिक्स व्यू हमें देखने को मिल रहा है। बंधन बैंक की बात करें, आरबीएल की बात करें तो रिसेंट जो अपमूव आया था वो सस्टेन नहीं हो रहा था। पर्टिकुलरली बंधन बैंक की अगर हम बात करें तो 200 दिन की मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है, जब तक 205 210 के लेवल के ऊपर कंसेक्यूटिवली सस्टेन नहीं होता है तब तक मेरे हिसाब से बंधन बैंक को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। जिनके पास है वो एक 190 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड रखें। हम देख रहे हैं ये बंधन बैंक, आरबीएल बैंक जैसे स्टॉक्स में उतार चढ़ाव दिखाई। बैन में भी है पूजा ये शेयर। हाँ, तो आज बंधन बैंक में अगर आप कोई भी ट्रेड करेंगे तो आज इंट्राडे के हिसाब से करना। आरबीएल और बंधन ये दो बैंकिंग स्टॉक्स हैं। देखो आज बैंक पे ना मोमेंटो आ सकता है, बट आपको बंधन और आरबीएल पे बैन लगा हुआ है। वैसे मैं आपको पूरी बैन की शेयर्स की लिस्ट पर वापस से बता भी देता हूँ, कहीं आपसे कोई मिस ना हो जाए। बलरामपुर चीनी पर भी बैन है आज। आरती इंडस्ट्रीज थोड़ी देर पहले मैंने पता किया था, कल उसमें 20% का ओपन इंटरेस्ट था। यही अपने आप में बैन लगवाने के लिए सफिशिएंट था, क्योंकि मार्केट वाइड ओपन पोजीशंस जो होती हैं उसके हिसाब से लगता है बैन।
आरती इंडस्ट्रीज़ पे बैन लगा हुआ है, ABFRL पे बैन है, चंबल फर्टिलाइज़र पे बैन है और हिंद कॉपर पे बैन है। तो ये 7 शेयर हैं जिस पे बैन लगा हुआ है। यानी कि फ्यूचर्स आप इंट्राडे के लिए तो ले सकते हो लेकिन कैरी नहीं कर सकते, फिर पेनल्टी होगी नहीं, फिर ऑक्शन पे जाएगा माल। तो एक्सपेरिमेंट मत करो, अगर आपको लेना ही है तो इसको कैश में प्लस करो। कैश ओपन है और ऑप्शंस में भी मत लेना। हाँ, तो आप कैश ओपन है आपके लिए, आप चाहो तो उसमें ले लेना। आरबीएल बंधन मैं समझ सकता हूँ कि आज काफ़ी सारे लोगों को ये दोनों शेयर्स दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, इसलिए मैंने शुरुआत में बताया कि ये शेयर F&O बैन में है, आपको थोड़ा संभल के इनमें दोनों में ट्रेड करना है। ठीक है, अब नवरत्न शेयर्स का भी टाइम हो रहा है। पूजा, आपके पास कुछ क्वेश्चन है, आप पूछना चाह रहे थे, प्लीज। बिल्कुल, तो ये एक अपडेट दिया अभी आपके लिए। आरबीएल बैंक और बंधन बैंक पर नजर रखिए। जेके सीमेंट पर भी थोड़ी पॉजिटिव टिक्स दिखाई दे रहे हैं। किरण जी, क्या सलाह होगी आपकी जेके सीमेंट पर? सीमेंट की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जिस तरह से हमने सीमेंट के सेक्टर के अंदर देखा था, रिसेंटली एक अच्छी खासी अपमूव आई थी। अब जेके सीमेंट की अगर हम बात करें डेली चार्ट के ऊपर, तो जो अपमूव आई थी वहां से 2 दिन से हम करेक्शन देख रहे हैं, लेकिन वो ये जो करेक्शन है वो अपने प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल के आसपास की है। तो मुझे लग रहा है कि करंट मार्केट प्राइस 4600 से लेके 4550 के रेंज के अंदर एक बार लॉन्ग करना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस आप 4400 का मेंटेन कीजिए। अगर 4400 ब्रेक नहीं होता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम इसमें रिबाउंड देख सकते हैं। तो 4400 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली यहाँ पे हम लॉन्ग कर सकते हैं। तो ये है सलाह इस स्टॉक में आपके लिए। अब बात करते हैं नवरत्न शेयर्स की। हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। जी बिल्कुल, सबसे पहले बात करेंगे तो हमारा स्टॉक रहेगा टाटा स्टील। यहाँ पे इनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया है, फॉर्मल एग्रीमेंट साइन कर लिया है पोर्ट टालबॉट के जो ग्रीन ट्रांजिशन है उसको लेके, एंड ऑफ कोर्स इनको जो है लगभग 500 मिलियन पाउंड का जो है ओवरऑल ग्रांट मिलेगा और टोटल प्रपोजल 1.25 बिलियन पाउंड्स का है। इस स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन थी और ये जो नए गवर्नमेंट है पुराने गवर्नमेंट के ही प्रस्ताव को आगे लेके जा रही है, तो स्टेबिलिटी है, स्टॉक में भी मोमेंटम देखने मिल सकता है। दूसरा स्टॉक जिंदल सॉ। यहाँ पे जो है भारत के गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है कमर्शियल जो आप कहते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी, यानी कि एंटी डंपिंग ड्यूटी, और ये अगले 5 साल तक लागू रहेंगे। जो आपके वेल्डेड ट्यूब्स आने वाले हैं इंपोर्ट जो होते हैं वियतनाम और चाइना से, तो इसके कारण जो है आपके इन स्टॉक्स में तेज़ी देखने मिल सकती है। बजाज ऑटो, टाटा, टीवीएस मोटर जैसे स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे, स्पेशली जो ई सेगमेंट के 2 व्हीलर 3 व्हीलर है उनके लिए, क्योंकि पीएम ई ड्राइव स्कीम अनाउंस हो गई है कैबिनेट की। इसका लगभग 10,900 करोड़ का स्कीम है, लेकिन ये 4 व्हीलर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये लार्जली एप्लीकेबल आपके 2 व्हीलर 3 व्हीलर ईवीज़ के लेके हैं, और जो नई फेम 3 स्कीम है वो इस मंथ के एंड तक अनाउंस भी हो सकती है। एनएचपीसी कैबिनेट ने लगभग 12,500 करोड़ का प्रोजेक्ट्स की जो है अनुमति दे दी है हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में, ये पॉजिटिव है। नायका देखेंगे, लेकिन हालांकि यहाँ पे कोटक सिक्योरिटीज़ इंटरेस्टिंगली ब्रोकरेज में डाउनग्रेड कर दिया स्टॉक को, सेल पे पहले ऐड था, टारगेट प्राइस भी घटा दिया 195 से 190 तक, और यहाँ पे ओवरऑल जो है कह रहे हैं कि अभी भी जो है कह रहे हैं कि क्विक कॉमर्स जो है वहाँ पे कंपटीशन ज़रूर देखने मिल रहा है, तो ऑफकोर्स पूरी स्पेस जो है थोड़ी क्राउडेड हो रही है। हॉस्पिटल स्टॉक्स जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक्स और फार्मा स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे, जहाँ पे कैबिनेट ने लगभग 3,500 करोड़ जो है आयुष्मान भारत पीएमजे स्कीम एलोकेट किया है और ये कवरेज एक्सटेंड हो गया है। अशोक लीलैंड, टाटा मोटर्स और जो ईवी के बस प्लेयर्स हैं वो भी फोकस में रहने वाले हैं। पीएम की ई बस पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म लॉन्च हो गई है, जहाँ पे जब भी ऑर्डर आता है तो जिस तरह जो पेमेंट आती है गवर्नमेंट अथॉरिटी से वो जल्द से जल्द प्रोसेस हो सकती है, तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंटली न्यूज़ फ्लो ज़रूर है। हमारा 8वां स्टॉक एनबीसीसी, एमटीएनएल के साथ इन्होंने करार किया है, एमटीएनएल के ज़मीन पे 1600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट्स वो कर सकते हैं। और आखिरी स्टॉक हमारा स्पेशल सेगमेंट है बिग बोल्ड ब्रोकरेज। इस पे हम बात करें तो यहाँ पे छोला मंडलम इन्वेस्टमेंट फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे जेफरीज की रिपोर्ट है मेंटेन बाय की, लेकिन टारगेट प्राइस उसको बढ़ा दिया है 1685 से 1800 रुपीज़ पर शेयर पे, और ओवरऑल वो कहते हैं कि ऑटो लोन फ्रेंचाइज अच्छी है, और जिस तरह रेट कट्स आने की जो है ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है उसके कारण जो है उनकी निम्स में अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिल सकती है, और ऑफकोर्स स्टॉक में आज मोमेंटम आ सकता है। तो ये 9 अहम स्टॉक्स हैं जिस पर आपको अब रडार में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हैं आज के नवरत्न शेयर्स, जहां पर की खबरों के चलते आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक्शन भी नजर आ रहा है। कुछ स्टॉक्स पर हमने चर्चा भी की है। एनबीसीसी पर एक बार राय ले लेते हैं। कंपनी ने 1600 करोड़ का एमओयू साइन किया है, तो ये स्टॉक भी फोकस में है और शुरुआत थोड़ी मजबूती के साथ हो रही है इस स्टॉक में। किरण जी, एनबीसीसी पर आपकी राय? तो एनबीसीसी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं चार्ट के ऊपर हम देख रहे हैं कि प्रीवियस ब्रेकआउट के आसपास ट्रेड कर रहा है।
स्टॉक एक लंबी कंसोलिडेशन के अंदर है। एक जो नेगेटिव चीज है वो ये है कि 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, और जो उसकी 100 डेज मूविंग एवरेज है वो कहीं ना कहीं 162 के आसपास की है। तो मेरे हिसाब से डिप का वेट कीजिए, कोई भी डिप आता है 162 165 के आसपास तो वहां पे लॉन्ग कीजिए, या तो फिर इसको ऊपर जाने दीजिए 183 के ऊपर। तो करंट मार्केट प्राइस है तो लॉन्ग या शॉर्ट की सलाह नहीं रहेगी। जिनके पास है वो 160 का स्टॉप लॉस रखें नई खरीदारी के लिए, या तो 165 या तो फिर 183 क्रॉस करे उसके बाद ही करें। और किरण जी, टाटा स्टील कैसा लग रहा है आपको? ये भी प्री ओपन सेशन में फिलहाल 2.5% ऊपर नजर आ रहा है खुलते ही। ओके, तो चलिए टाटा स्टील पर बात हो चुकी है, लेकिन बाकी सारे मेटल स्टॉक्स भी आज ऊपर हैं। हिंडाल्को पर फिर एक बार राय ले लेते हैं, क्योंकि आज स्टील सेक्टर के लिए कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स हर तरफ से निकल कर आ रही है, तो मेटल्स आज फोकस में रह सकते हैं। हिंडाल्को कैसा लग रहा है आपको? आज ऐड करके जा सकते हैं किरण जी? हिंडाल्को की अगर हम बात करें तो ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक मेटल्स के अंदर तेजी कंटिन्यू रहेगी। हिंडाल्को की पर्टिकुलरली हम बात करें तो यहाँ पे अपने स्टॉक्स ने देखोगे आप तो 20 100 एंड 50 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। एक फ्लैग पैटर्न भी है और राउंडिंग टॉप भी पैटर्न है। तो मेरे हिसाब से मेटल्स के अंदर एक गैप अप हो रहा है, बट थोड़ा सस्टेन होने दीजिए। पर्टिकुलरली हिंडाल्को की हम बात करें तो 655 के ऊपर अगर क्रॉस करेगा स्टॉक तो ही हम लॉन्ग करेंगे। तो एक कंडीशनल बाय रहेगा, 655 के ऊपर जाए तो ही आप हिंडाल्को लॉन्ग करिए। ठीक है जी, 9:10 हो चुके हैं। आज करीब 5 मिनट बाद, अब मेरे को लग रहा है थोड़ी बेसब्री है मार्केट की आज ओपनिंग को लेकर। बहुत सारे लोग आज, क्योंकि मार्केट में गैप है ना, उसको देख रहे हैं। चलो मैं आपको गैप के लेवल फ्रीज हुए हैं, इसलिए मैं दोनों लेवल्स की एक बार ज़रा पॉइंट हम उठा भी लेते हैं और ज़रा चेक भी करवाते हूँ। देखिए, जो गैप है उसके अकॉर्डिंग निफ्टी खुल रहा है करीब 141 पॉइंट ऊपर। लेवल के हिसाब से 25,000 के ऊपर वापस खुलेगा। 25,200 पर जाने पर 150 पॉइंट, यानी कि जितना खुला है उतना और चलना चाहिए। तो किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं है। आई रिपीट माई सेल्फ, 150 पॉइंट ऊपर खुला है, 150 पॉइंट और चाहिए सब कुछ चंगा सी कहने के लिए। अगर सब कुछ चंगा सी नहीं कहना है तो फिर मार्केट को 12 बजे तक देखो। 12 बजे तक अगर मार्केट के अंदर ये 140 पॉइंट मेंटेन भी रह जाएं, सेकंड हाफ में ये नहीं जाएं, बड़े भी नहीं, सिर्फ नहीं जाएं, तब भी आज सोच लेना मार्केट ने एक विनिंग शॉट आज लगा दिया। प्रॉब्लम ये नहीं है कि गैप है, प्रॉब्लम ये है कि गैप सस्टेन नहीं है। सिर्फ यही प्रॉब्लम। ये गैप आज पहली बार नहीं आप देख पा रहे। मैं पिछले 1 महीने में 100 पॉइंट के गैप कम से कम तीसरी चौथी बार देख रहा हूँ, लेकिन वो 100 पॉइंट के गैप भी निफ्टी के टिका नहीं पाते हैं। नेक्स्ट ऑफ बैंक निफ्टी पर, बैंक निफ्टी की जो ओपनिंग हो रही है वो 51,271 पे 261 पॉइंट ऊपर हो रही है। तो ये भी उसी जगह पर जाके लैंड कर रहे हैं जहाँ पे थोड़ी दूर चलते ही रेजिस्टेंस की दीवारें खड़ी हुई हैं। वो कौन से रेजिस्टेंस हैं? वो 400 से शुरू होंगे टिल 550 500 तक जाएंगे। तो आपके पास 100 पॉइंट और चलने की गुंजाइश है खुलने के बाद। उसके बाद रियल टेस्ट होना शुरू हो जाएगा। निफ्टी का तो खैर खुलते ही हो जाएगा, बट बैंक निफ्टी के पास अभी 100 पॉइंट खुलने के बाद रियल टेस्ट शुरू होगा, क्योंकि इसके हर्डल्स 271 नहीं है, इसका हर्डल्स 400 से शुरू होगा। तो उसके पास अभी भी हैं 125 पॉइंट। तो 261 में आप 125 पॉइंट जोड़ दो, 350 पॉइंट तक का बैंक निफ्टी एक नॉर्मल रूटीन का बैंक निफ्टी है। उसके बाद जो बैंक निफ्टी करेगा या चलेगा वो फिर एक अच्छे बैंक निफ्टी की पहचान हो जाएगी। और आज आप फिर से 3-4 शेयर्स पे ध्यान रखना। पहला HDFC, दूसरा ICICI, तीसरा एक्सिस बैंक, चौथा कोटक बैंक। चलो इन चारों को नहीं रखोगे, 2 शेयर ज़रूर ध्यान रखना। फर्स्ट HDFC, सेकेंड इज ICICI बैंक। इन दोनों की वेटेज भी बहुत कुछ करने की हिम्मत रखती है। एक बार ज़रा और चीज़ें दिखाता हूँ मैं आपको, ज़रा लेवल्स के हिसाब से। 2 मिनट रह गए, इसलिए मैं ज़रा स्पीड से सारी चीज़ों को कवर करूँगा। एक बार ज़रा मेटल काउंटर्स भी दिखाना, ठीक है? सारे स्क्रीन पे ज़रा मेटल काउंटर्स एक बार ज़रा दिखाओ। स्क्रीन दिखाते जाइए। स्क्रीन पर मेटल काउंटर्स दिखाए, हिंडाल्को, सेल, वेदांता, ठीक है, जिंदल स्टील, ये सब के सब शेयर्स एक बार ज़रा आपकी स्क्रीन पर दिखा दो। सब में अमूमन छोटे छोटे गैप आपको मिल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इस गैप को आप चेस करो, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इन गैप को आज देखो ज़रूर। अमूमन आप देख पा रहे होगे सभी में 1-1% तक का गैप आपको स्क्रीन से दिख रहा होगा फिलहाल से। अब आते हैं जो कुछ बड़े वाले शेयर्स पे। बड़े वाले शेयर्स कहने का मतलब कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC बैंक, जरा उनकी ओपनिंग भी दिखा दो तो उससे भी आपको लग जाएगा आइडिया।
HDFC बैंक खोल रहा है सिर्फ 10 रुपये ऊपर। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी दिखाना एक बार, जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी दिखाइए, वो है खुल रहा है 11 रुपये ऊपर। कल टूटा था 22 रुपये, तो आज गैप ने उसको उतनी बढ़त नहीं दी जितना कल वो टूटा, तो अभी भी थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। आई रिपीट माई सेल्फ, गैप मिलने के बाद भी वेट करने की थोड़ी ज़रूरत है। सेलेक्टिव रहिएगा शेयर्स के अंदर तो अच्छे रहेंगे, थोड़े ज़्यादा पोजीशंस हैवी मत करना अभी, और अभी थोड़ा बहुत और पक्का हो जाने दो। एक और चीज़, आज ऐसा नहीं कि FMCG के शेयर थोड़े ख़राब खुल रहे हैं, FMCG के शेयर्स भी ठीक ही खुल रहे हैं। इसका मतलब चेंज ऑफ हैंड्स अभी एग्रेसिव शेयर्स के पास गया नहीं है, तो आपको वो देखना। L&T कल जितना टूटा उसका आधा ही खुल रहा है आज, ये भी 25 रुपये ऊपर खुल रहा है। अच्छा क्या प्रोड्यूसर साहब अपने फायर करके दिखा रहे, मैं भूल गया था ये शेयर। ठीक, तो ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है, देखते हैं। मेरे को फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में आज इंटरेस्ट नहीं है कि मैं खुलते प्लस कर लूँगा। मेरे को तसल्ली से काम करने में थोड़ा आज ज़्यादा समझ में आ रहा है कि मार्केट में एक बार लेवल्स के साथ चलना ज़रूरी है। मेरे को मालूम है सब आपको ल्योर करते हैं, आप सबको ऐसा लगता होगा कि हमसे ना छूट जाए। सर अगर हमसे छूट गया होता तो हफ्ते भर पहले भी आप यहीं पे ही थे, आज भी आप यहीं हो। यानी हफ्ते भर पहले के लेवल्स अगर किसी को यकीन ना हो रहा हो तो 25,060 के थे, ये इस हफ्ते नहीं, मैं पिछले हफ्ते के भी उससे एक हफ्ते पहले शुक्रवार को ये लेवल लेके आए थे 25,000 का, और पूरा हफ्ता पिछले हमने निकाला। आज हम सेकंड हफ्ते के भी ख़त्म होने की कगार पर आ गए, बृहस्पतिवार आ गए। खैर 1500 शेयरों के साथ आज एडवांस डिक्लाइन बेहतर है। मार्केट का पहला टिक 130 पॉइंट का 25,000 के ऊपर खोला, और बैंक निफ्टी खोला 51,167। गैप बहुत बड़ा नहीं मिला बैंक निफ्टी को, देखते हैं आगे चल के क्या होता है। निफ्टी का गैप भी सिर्फ अब 100 पॉइंट पे सिकुड़ के रह रहा है, इसलिए फास्टेस्ट फिंगर वाले थोड़ा भी रुक जाइएगा, थोड़ा और पक्का हो जाने दो। अभी तो 25,000 आके टिकाने दो इसको, और उसके बाद थोड़ी और हिम्मत दिखाने दो। आना ज़रूर मना नहीं है, लेकिन थोड़ा देख के आराम से छोटे छोटे लॉट, छोटे छोटे वॉल्यूम के साथ पोजीशंस पे आना। आज अगर आप शुरुआत में देखेंगे तो आपको टाटा स्टील तेज़ दिखेगा, हिंडाल्को तेज़ दिखेगा। जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि आज मेटल्स का दिन होगा, बट मेटल्स को चेज़ करने का दिन नहीं होगा, ठीक है ना। मेटल को चेज़ मत करना, रुक जाना, टिक जाने ना, उसके बाद हम यहाँ पे पोजीशंस लेंगे। डॉक्टर रेड्डीज़ भी आज गैप के साथ खुला है, बड़े शेयरों की मैं बात बोल रहा हूँ, और SCL टेक भी आज बड़े गैप के साथ आपको खुलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ करीब 2%, और सेल के अंदर भी करीब आपको 2% की बढ़त दिखेगी। छोटे में थोड़े मिड कैप कैटेगरी में शेयर्स के अंदर आऊँ तो E-क्लॉक्स के अंदर करीब 2.5% ये शेयर खुलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। होनासा के अंदर एक ब्लॉक लगना है तो 4% नीचे, उसकी जानकारी भी आपको नीचे मिल जाएगी, और उसमें जो वैल्यू ट्रेड हुआ है वो 887 करोड़ रुपए के आसपास का हुआ है। और अमूमन इस बार जो ब्लॉक लग रहे हैं ना, ब्लॉक के बाद डिस्काउंटिंग आता है, सेम डे निकलता नहीं है वो पार। देखो नीचे आ गया, प्रोड्यूसर साहब ने टिकर टीम ने डाल दिया 5.4% इक्विटी का बड़ा सौदा हुआ है। ये 488 का 488 करोड़ के आसपास का है, और 3.47 करोड़ शेयर्स की ये डील है। 5.4% इक्विटी बनती है, ठीक है जी, और वैल्यू बनती है 1736 करोड़ रुपए के आसपास की। तो सारी चीज़ें मोटा मोटी होगी। और मैंने देखा अब जितनी भी ब्लॉक लग रहे हैं ना डिस्काउंटिंग में, सिंगल डे में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। नेक्स्ट डे ऊपर आ जाए अलग बात है, बस सिंगल डे में बड़ी तपस्या होती है। तो आप इसको, इस पॉइंट को अपने दिमाग में रखना जरूर है, और कुछ नहीं मैं कहना चाहता। विप्रो और SCL टेक 2 IT के शेयर और हैं जो आज शुरुआत में आपको संभालते हुए दिख रहे हैं। अब आते हैं अपनी रूटीन एक्सरसाइज को चेक करने की। देखिए मार्केट ने जो फास्टेस्ट फिंगर वाला काम करना था ना वो कर दिया। अब मार्केट अपने आप को पकाएगा और थोड़ा खींचेगा भी अगर चलना है उसको। तो अब आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को रिग्रेसली देखना, और शायद हो सकता है थोड़ा बहुत मोमेंटो वापस आ जाए मार्केट में, स्पेशली बैंक निफ्टी में भी ध्यान रखना। मैं एक एक करके पहले आपको सारे शेयर, 5-6 बड़े शेयर्स दिखा देता हूँ। स्पीड से दिखाना प्रोड्यूसर साहब। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दिखाओ पहले, फिर दिखाओ HDFC बैंक, फिर दिखाओ इन्फोसिस, फिर दिखाओ TCS, फिर दिखाओ L&T, और फिर दिखाओ HUL। ये सारे पहले बड़े शेयर चेक करते हैं। इन सभी शेयर्स में आधे % से लेके 1/4% तक की बढ़त है। इंडिकेशन साफ है कि मार्केट के बड़े शेयरों का आज हाल बुरा नहीं है। क्या हाल बहुत अच्छा है? वो भी नहीं है, है ना, तो वो भी अच्छा नहीं है। एक और चीज़, अभी डिफेंसिव से एग्रेशन का पास ऑन नहीं हुआ, यानी डिफेंसिव शेयर्स ने अपना माल छोड़ा नहीं, एग्रेसिव शेयर्स के पास माल आया नहीं। तो ये जो फ़र्क चल रहा है ना अभी भी बरकरार है, तो इसको थोड़ा और हम समय देंगे अभी, उसके बाद पोजीशनिंग रखेंगे। 100 पॉइंट बनाने के बाद अब निफ्टी कोशिश कर रहा है अपने आप को रोकने की। अब आप लेवल्स में भी स्टेबिलिटी देख पा रहे होगे। एडवांस डिक्लाइन 1600 1650 शेयरों का है एडवांसेस में, और डिक्लाइंस करीब 350 शेयरों का है। अब मैं आता हूँ जरा सेक्टोरियल मूव पे।
किस सेक्टर्स में क्या क्या हो रहा है या स्टॉक्स में क्या क्या हो रहा है। एक बार ज़रा हीट मैप से लेके आएंगे प्रोड्यूसर साहब तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से होगा। वैसे मैं आपको बताता हूँ आज हार्डवेयर टेक्नोलॉजी वाला सेक्टर्स काफ़ी अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो ये एक का मेरे पास एक सेक्टर आया है जहाँ पर आज मेरे को शुरुआती थोड़ी सी बढ़त दिख रही है। मेटल्स का ठीक है, थोड़ा बहुत आईटी ठीक दिखेगा, आज थोड़ा पावर आपको ठीक दिखेगा, मिड कैप ठीक है 1% ऊपर है। ये कुछ सेक्टोरल मूव भी आपको बता रहा हूँ और बस और तो कुछ ज़्यादा मेरे को ऐसा दिख नहीं रहा। ऑयल एंड गैस के अंदर बढ़त थोड़ी कम है, वो रिलायंस की वजह से कम हो, तो रिलायंस चलेगा तो आएगा। ये हीट मैप आप निफ्टी का देख पा रहे हैं। ऊपर आपको सबसे पहले दोनों मेटल के काउंटर्स दिखे हैं और लास्ट वाली लाइन में भी और थर्ड लाइन में भी आपको कोई ना कोई मेटल काउंटर्स दिख जाएगा। बीपीसीएल पे भी एक अच्छा मूव आज देखने को मिल रहा है। आपको ध्यान होगा वरुण ने ना एक रिपोर्ट बताई थी, उन्होंने ये कहा था कि देखो जी महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन है, इसलिए एक ब्रोकिंग हाउसेज ये सोचता है कि शायद कहीं दाम घटा न दे पेट्रोल डीजल के। सर जनरल इलेक्शन से इस बार नहीं हुआ, महाराष्ट्र के इलेक्शन तो एक स्टेट के इलेक्शन है। जब कंट्री के इलेक्शन में भी इस तरह से दाम वाम में नहीं चेंजेस हुआ ना, तो मेरे को लगता नहीं है कि ये खबर मार्केट के अंदर बहुत लंबी प्रिवेल करेगी। तो इसलिए ऑयल मार्केटिंग खबर में मैं उस पॉइंट के साथ थोड़ा एग्री नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, कि जी महाराष्ट्र में चुनाव है इसलिए कंसर्न है, वो मेरे को जम नहीं रहा थोड़ा सा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जरा हीट मैप स्क्रीन पे लेके आते जाइएगा स्पीड से। बैंक निफ्टी आप देख पा रहे होंगे, इसमें एसबीआई सबसे ऊपर है, ये रिकवरी मोड पे है। आपको पता है सबसे ज़्यादा टूटा भी एसबीआई था, लेकिन जिस शेयर की रिक्वायरमेंट है वो तो फ्लैट पड़ा हुआ है, वो है आईसीआईसीआई बैंक। एचडीएफसी फ्लैट ही है ऑलमोस्ट 1/4% के साथ, तो थोड़ी दम आना चाहिए। और होनासा के अंदर अभी भी रिकवरी नहीं हो रही है, 5.5% शेयर नीचे आ चुका है। जिस दिन ब्लॉक लगता है उस दिन टिपिकली वो शेयर जल्दी जल्दी ऊपर नहीं आ रहा, क्योंकि ब्लॉक थोड़ी डिस्काउंटिंग पे आ रहा है। औरबिंदो फार्मा, ग्रैनुलस इंडिया, टोरेंट फार्मा, बायोकॉन, ये कुछ एक और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं जो आज चल रही है। फार्मा ने आपको पिछले 10 दिनों में अच्छा पैसा बना के दिया है, तो जिनके पास भी फार्मा के शेयर्स हैं अपने अपने प्रॉफिट पिछले 10 दिन के ज़रूर चेक करो, और जिसको समझ में आता है कि एक लेवल का प्रॉफिट बुक करना चाहिए 100% करो, एक लेवल का प्रॉफिट बुक ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको आपका मन करता है तो अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के, है ना, क्योंकि हफ्ते भर में एबनॉर्मल गेन दिया है, वीकली गेन एबनॉर्मल है टिपिकली फार्मा में। और एम्फेसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट, इन्फोसिस, इन सब के पास आधे % की बढ़त है। अच्छी बात है कि छोटे और बड़े शेयर दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन्फोसिस भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कफोर्ज भी दिख रहा है। कफोर्ज पे ना आज हमने एक रिसर्च भी निकाली है, अनिशा है हमारी सहयोगी, 18 इंग्लिश में काम करती है, उन्होंने बुल्स वर्सेस बियर निकाला है कफोर्ज पे। तो हम कोशिश करेंगे, अपने प्रोड्यूसर्स को ये बात कहते हैं कि अगर वो मिल सके ना तो बुल वर्सेस बियर कफोर्ज पे लेके आना। उन्होंने रिसर्च निकाली, मैंने पढ़ी है वो थोड़ी देर पहले ही, अच्छी रिसर्च है, अगर लेके आ पाओ तो। रियल एस्टेट की कंपनीज का हाल आपकी स्क्रीन पर है। गोदरेज प्रॉपर्टीज ऊपर, डीएलएफ % ऊपर है। और भी दिखाते जाइए स्पीड से, एक ही चीज़ को मत रखिए बहुत देर तक, स्पीड से दिखाते जाइए। मिड कैप, स्मॉल कैप, पहले तो जल्दी फायर किया करो, इतना समय नहीं है सुबह सुबह में। निफ्टी मेटल इंडेक्स जिसके बारे में जिक्र कर रहे थे, नालको, टाटा स्टील, हिंडाल्को जैसे सभी शेयर्स आज ऊपर दिख रहे हैं। छोटे मझोले शेयर्स की मैं बातें नहीं कर रहा, ऑटो शेयर्स देखते हैं, जल्दी से चेक करते हैं उसमें डिविजन्स क्या हो रहा है, ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, आप जब स्पीड से फायर करेंगे तब पर ही आऊँगा प्रोड्यूसर साहब, मैं थोड़ा आगे निकल जाता हूँ और पूजा त्रिपाठी को देता हूँ कि ताकि वो ओपनिंग का ट्रेड ले पाएँ। ध्यान रखिएगा 134 पॉइंट हो गए। अब बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों अपने आप को पक्का कर रहा है, कोई दिक्कत दिख नहीं रही है मेरे को। पूजा जी, स्मॉल कैप शेयरों में भी हम देख रहे हैं कि शानदार एक्शन देखने को मिल रहा है। कल भी रिकॉर्ड लेवल्स थे और आज भी काफ़ी अच्छा एक्शन स्मॉल कैप में देखिए, सूज़लॉन, एनबीसीसी जैसे स्टॉक्स ऊपर हैं। मिड कैप में काफ़ी बेहतरीन एक्शन, औरबिंदो फार्मा, मैक्स हेल्थ, इंडियन बैंक, अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो यह है इस वक्त का बाजार का सेटअप। चौतरफा इस वक्त खरीदारी का मूड है। अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं ओपनिंग ट्रेड्स की। किरण बने हुए हैं हमारे साथ। किरण बताइए आपकी तरफ से आज की ओपनिंग ट्रेड्स। सो आईटी में हमारा ओपनिंग ट्रेड्स रहेगा, कहीं ना कहीं मिड कैप आईटी काफी अच्छे से चल रही है। डिम्पी को याद रहेगा तो ट्यूसडे के दिन जब हम मिले थे तब टीसीएस और कोफोर्ज का हमने एनालिसिस किया था, और कहीं ना कहीं हमने बोला था कि कोफोर्ज के ऊपर हमें लॉन्ग करना चाहिए 6800 के टारगेट से जो आ चुके हैं। अब एम्फोसिस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। एम्फोसिस लुक्स वेरी गुड एट करंट मार्केट प्राइस, मल्टीपल कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, तो करंट मार्केट प्राइस से आप एम्फोसिस लॉन्ग कीजिए। 3100 की प्राइसिंग है, कहीं ना कहीं आप 3050 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और ऊपर में 3200-3300 तक के टारगेट आप एम्फोसिस में 1-2 दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो एम्फोसिस हमारा ओपनिंग ट्रेड रहेगा।
है, तो एम्फेसिस है आज का ओपनिंग ट्रेड। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त कुणाल बोथरा भी मौजूद हैं। कुणाल जी, थैंक यू सो मच इटीना उस प्रदेश को समय देने के लिए। बाजार की ओपनिंग कैसी लग रही है आपको, इसका एनालिसिस करिए, और इसके अलावा ओपनिंग ट्रेड्स आपके क्या होंगे? जी हाँ, डिसेंट ओपनिंग है इंडेक्स की, 120 प्लस निफ्टी और 225 अप्रोक्सीमेटली बैंक निफ्टी में, तो काफ़ी अच्छा मूव हम देख रहे हैं एटलीस्ट ओपन वाइज, एंड स्पेशली कल की सेलिंग के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद मार्केट स्टेबलाइज होने जा रहा है। तो 25,000 का एक पिवट बन सकता है, इस पिवट को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है फ्यूचर्स के तौर पे। ओपनिंग ट्रेड अगर मैं यहाँ से पिक करूँगा तो पूना वाला फिनकॉर्प जो एक बीटन डाउन स्टॉक था, अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन लग रहा है कि स्टॉक ने एक मेजर बॉटम बना दिया है। 390-95 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है स्टॉक शॉर्ट टर्म में 420-425 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट अचीव कर सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं 383 का। पूना वाला फिनकॉर्प 1% ऊपर, यहाँ पर आप ट्रेड लेके जा सकते हैं। कुणाल जी, एक दो स्टॉक्स पर और सवाल लेंगे आपसे। औरोबिंदो फार्मा 4% ऊपर खुला है, ये स्टॉक कैसा लग रहा है? ऐड करना चाहिए और तेजी के लिए, या फिर जिन्होंने ट्रेड के लिए लिया था अब प्रॉफिट बुक कर ले इसमें? तो ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने एक माइनर करेक्टिव फेज से उभर के आ चुका है, बिकॉज लास्ट 1 वीक में हम देख रहे थे कि जब फार्मा इंडेक्स, फार्मा स्टॉक्स एक अलग तेजी में चल रहे थे, और भी तो फार्मा करीबन लास्ट 1 वीक में एक अंडर परफॉर्मिंग, एक करेक्टिव वेव में जा रहा था। तो करीबन आई थिंक 1580 के आसपास का हाई बना के स्टॉक करीबन 1500-1520 तक करेक्ट कर चुका था। तो अगर ये कैचअप ट्रेड होगा तो यहाँ से शायद और 3 से 4% की रैली आनी एक्सपेक्टेड है और फार्मा के लिए, बिकॉज अगर हम कैचअप भी समझे कि अगर काफ़ी अदर जो पेयर्स थे जो आगे निकल चुके हैं उनके लिहाज से अगर स्टॉक कैचअप करेगा तो मेरे अनुमान से स्टॉक करीबन 1600 to 1630 का रेंज टेस्ट कर सकता है अपसाइड में। तो यह है सलाह औरोबिंदो फार्मा पर, और तेजी अभी नजर आ सकती है। जिंदा फाइनेंशियल स्टॉक्स में आज वापस से हम तेजी देख रहे हैं। इसमें LIC हाउसिंग फाइनेंस आज ऊपर है, 2% की तेजी स्टॉक में। किरण जी, LIC हाउसिंग फाइनेंस के लिए क्या टारगेट्स देख रहे हैं आप? सो ओवरऑल NBFC फेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी चल रही है। अब LIC हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम बात करें तो रिसेंटली हमने देखा है कि स्टॉक में हार्ट ऑफ बटन पैटर्न रिज्यूम किया हुआ है, अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, और अगर इंटरडे चार्ट्स देखोगे तो वहाँ पे एक रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से लॉन्ग करके जाना चाहिए 670 650 के एक स्टॉप लॉस के साथ। करंट मार्केट प्राइस है 680, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो 650 के स्टॉप लॉस के साथ अगर हम लॉन्ग करेंगे तो ऊपर में जो एक गैप क्रिएटेड है 740 तक, वहां तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से लॉन्ग करके जाना चाहिए। आज काफ़ी दिनों बाद कुणाल सर भी मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं। कुणाल बोथरा, कुणाल सर नमस्ते। आपको हमारी याद नहीं आती है? नमस्ते डिपी जी, आपकी याद ही बुला के आई है मुझे स्टूडियो पे। ये हुई ना बात। हम पहले कुछ बोले इससे पहले आपने आंसर्स तैयार कर रखे थे सर। ठीक है। एक एनालिस्ट की अच्छा लग रहा है खास बात होती है उसकी काफी टाइमिंग। दिनों बाद जल्दी आपसे मुंबई में आके मुलाकात होती है। डेफिनेटली डिपी जी, डेफिनेटली। श्योर सर, बिल्कुल बिल्कुल। टाइमिंग का ही तो गेम है सारा, एंट्री और एग्जिट किस समय करना है। अच्छा कुणाल सर, मैं एक छोटे से शेयर्स के साथ शुरू कर रहा हूँ। 2-4 शेयर है, जरा स्पीड से बताते जाइएगा क्योंकि इनमें बिल्डअप आ रहा है और तेज़ी से भाग सकते हैं ये शेयर। एक बार MGL पे आज रिपोर्ट भी आई हुई है, 2% ऊपर भी है। मेरे को लग रहा है MGL थोड़ा और चलेगा आज, एक बार जरा चेक करना सर। मैं फिलहाल वेट करूंगा एक्चुअली डिम्पी, बिकॉज मैंने स्टॉक को काफ़ी क्लोज ट्रैक किया है लास्ट कुछ एक महीनों से, बट ये बार बार एक स्टॉक एक लेवल पे आके एक रेजिस्टेंस या अटक जाता है उसका ट्रेंड। तो फिलहाल जो हम देख रहे हैं MGL में 1880 1890 के आसपास में स्टॉक ने 4 से 5 अटेम्प्ट कर लिए हैं, बट बार बार उस रेजिस्टेंस पे क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स को सबसे बेस्ट होता है कि कंफर्मेशन के लिए वेट करना। भले आप 10 रुपये ऊपर खरीदो, महंगा खरीदो इस स्टॉक को, बट आप कंफर्मेशन पे खरीदोगे तो यहाँ पे चांसेस आपके पैसे बनने के ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं फिलहाल वेट करूंगा MGL पे। एक छोटा सा शेयर पे और कन्फ्यूजन है। मेरे पास 15 रुपये का टोटल रिस्क है, मैं 2900 का एक स्टॉप लगा के रिलायंस प्लस करना चाहता हूँ, कर लूँ क्या सर? रिलायंस मुझे तो बहुत स्ट्रांग लग रहा है कि बहुत ही अच्छी टेरिटरी पे आ चुका है। तो हम कहते हैं कि मीन रिवर्जन जब स्टॉक में कंप्लीट हो जाता है, रिलायंस 200 डे मूविंग एवरेज से 1% या 1.5% अवे है। तो मेरे अनुमान से आई थिंक बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, ये जो मैंने 15 रुपये बोले एक्चुअली फ्यूचर्स के बोले हैं। कैश के हिसाब से चाहें तो आप 10 रुपये, सर 10 रुपये नीचे का स्टॉप डाल दें कि थोड़ा और डीप रखना पड़ेगा आप जैसे कह रहे हैं पोजीशन पे? तो मेरे अनुमान से 2885 का जो मैं स्पॉट लेवल्स पे देख रहा हूँ, जो करीबन 20 रुपया होगा, 20 से 21 रुपया होगा करंट लेवल से, वो नॉमिनल स्टॉप लॉस रख सकते हैं।
ठीक है, 2885 का स्टॉप डाल दो, फिर लेवल्स को ना ऊपर के लिए छोड़ दो, ऊपर देखते हैं कहाँ तक जाता है, फिर कैसे करता है, फिर तब की तब देखेंगे। फिलहाल पकड़ो पहले इस शेयर को ना, देखते हैं उसके बाद फिर क्या होता है। ठीक है, एक इंडिया मार्ट भी हमने आपको नोटिस कराया, 26 रुपये पर है। कुणाल जी, कितना चल सकता है इंडिया मार्ट? बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक एक मेजर ब्रेकआउट की कगार पे है। तो अगर आप ध्यान रखें तो आई थिंक जून या जुलाई में स्टॉक ने 31-20-50 के आसपास लेवल टेस्ट किया था। उसके बाद में करीबन 10 से 15% की सेलिंग आई है। वापस से स्टॉक 31-20-30 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये ब्रेकआउट आना मुझे ऐसा लग रहा है बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। मेरे मन से बहुत बढ़िया ट्रेड बन सकता है इंडिया मार्ट का। लॉट साइज हालांकि थोड़ा सा बड़ा है, बट अगर ट्रेडर्स यहाँ पे थोड़ी रिस्क कैपेसिटी रखे और टाइम फ्रेम थोड़ा सा मीडियम टर्म रखे, 1 to 2 वीक्स या उससे ज़्यादा, तो मेरे अनुमान से अच्छा ब्रेकआउट बन सकता है इंडिया मार्ट पे। एक छोटी सी हेल्प और करो सर, मैं औरबिंदो का प्रॉफिट बुक करके बायोकॉन में शिफ्ट करना चाहता हूँ। क्या मैं सही फैसला ले रहा हूँ? मैं औरों से निकल के बायोकॉन में पैसा डालना चाहता हूँ। तो बायोकॉन का एक ही खाली जो चार्ट्स पे हम दिक्कत देख रहे हैं कि स्टॉक में न्यूज़ फ्लो ऑलरेडी आ चुका है, तो उसके वजह से हम देख रहे हैं कि मोमेंटम बार बार स्टॉप होते जा रहा है। तो 385 395 के जो जोन है 10 रुपीज़ की जोन में, उसमें ऐसा लग रहा है कि स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा है। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है अगर बायोकॉन आपको 380-85 के रेंज में मिले तब वहाँ पे बाइंग की जानी चाहिए, और उस लिहाज से हो सकता है कि औरबिंदो फार्मा में आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। चलिए, एक ऑप्शंस का ट्रेड में हमारी हेल्प कर सकते हैं आप कुणाल जी? आपके पास ऑप्शंस की एक शीट खुली होगी। एट द मनी 25,000 की कॉल या फिर 51,000 पे 51,500 की कॉल बैंक निफ्टी की प्लस कर लूँ क्या सर? अगर आप अलाउ करोगे तभी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। 51,500 की स्ट्राइक की बैंक निफ्टी और 25,000 की निफ्टी बेनिफिशियल हो सकती है, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि काफ़ी प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्टॉक्स अपने ब्रेकआउट के लेवल्स पे वापस आ रहे हैं। तो उस लिहाज से बैंक निफ्टी में शायद बीटा ज़्यादा अच्छा बन सकता है। तो ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए शायद वो ज़्यादा बेनिफिशियल बन सकता है। 51,500 की कॉल जो 18 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी, आप उसी को चेक कर रहे थे ना सर? करेक्ट। ठीक है, डन। 218 रुपये की कोई स्टॉप लॉस टारगेट दोगे सर अभी इसका? तो मेरे अनुमान से की इसका चल रही है जो कॉल टारगेट रख सकते हैं वो करीबन 325 का रख सकते हैं, 335 का टारगेट रख सकते हैं, जो करीबन 120 रुपया ऊपर रहेगा करंट लेवल से। और स्टॉप लॉस इसका आप मेंटेन कर सकते हैं 160 का। ठीक है, 51,500 वाली कॉल हमने बैंक निफ्टी की रखी है आपके लिए। हालांकि इसकी एक्सपायरी दूर है, आज 12 तारीख है, 18 तारीख है आपको एक्सपायरी। तो ये ना जल्दी जल्दी गलेगी भी नहीं अभी, क्योंकि टाइम वैल्यू में डेज़ काफ़ी हैं। चलो 12 का 13 भी ट्रेडेबल डे है, कल भी ट्रेडेबल डे है, 2 दिन की छुट्टी है, तो उसके बाद भी 3 दिन और मिलेंगे। तो 4 दिन के लिए सौदा कैरी करना 200 रुपये की स्ट्राइक का टिकट का ठीक है, कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन आप स्टॉप लॉस टारगेट हमने स्टैंपिंग कर दिया, आप उसको ज़रा देख के कीजिएगा और थोड़ा कम वॉल्यूम रखना। हाँ, ऐसा नहीं है, एक अटैम्प्ट हो रही है जो प्री मेच्योर्ड अटैम्प्ट है, क्योंकि अभी कोई लेवल्स का बड़ा ब्रेकआउट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी प्री मेच्योर अटैम्प्ट के साथ मैंने एक ऑप्शंस का ट्रेड थोड़ा हाई रिस्की एंड ट्रेडर्स के लिए रखवाया है सामने, आप इसको नोटिस कीजिएगा। सीए रुद्रमूर्ति भी इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अब काफ़ी दिनों बाद इनसे भी मुलाकात हो रही है, आज दिन काफ़ी शुभ है। आज 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी थोड़ी देर में हमारी मुलाकात होगी। और साथ ही दिवांग शाह भी मेरे को अभी स्क्रीन पे दिखेंगे थोड़ी देर में, और सनी अग्रवाल, अक्षय पी भागवत, ये दोनों मेहमान मेरे को और स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अक्षय सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर, आपके पास बाज़ार खुलने के बाद का कोई ट्रेड है तो ज़रा बताइए प्लीज़। जी, गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, पैनलिस्ट को गुड मॉर्निंग। देखिए, ओपनिंग ट्रेड्स में बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं एक अच्छा मूव और मोमेंटम पिकअप देखने को मिला है। तो यहाँ पे आप बैंकिंग स्टॉक्स में चुनाव करना है तो मुझे इंडसइंड बैंक का जो सेटअप है बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। शॉर्ट टर्म का है ट्रेड, इंट्राडे नहीं होगा ये, पर आप 1424 का करेंट मार्केट प्राइस पे इंडसइंड बैंक बाय कर सकते हैं। 1400 का एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट बेस है, और ओवरऑल मेरा एक्सपेक्टेशन है कि स्टॉक 1480 या 1500 तक छू सकता है। ठीक है जी। रुद्रमूर्ति इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं। रुद्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी लंबे समय के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है सर। आपका टेक क्या है ओवरऑल मार्केट्स पे अभी? पहले जरा ये बताइए, फिर हम स्टॉक्स के सिलसिले को शुरू करेंगे और स्पीड से करेंगे आज आपके साथ। Thank you so much, Dimpy. A very good morning. And
For me, I cannot miss three biggest friends of ET Now Swadesh. One is always Ajay, two is always Priyanka, and three is always Dimpy ji. All three are equally important. And मेरे को Dimpy ji का एक ही याद में आता है, always ITC at 200. When people were making joke, keep target, stop loss and entry all at 200, I was giving buy call on ITC and from 200 it has now doubled. अभी ऐसा स्टॉक्स को ढूंढना है एंड मेरा ओवरऑल मार्केट का ये थिंकिंग है कि वॉट एवर हाई वी मेड ऑन फ्राइडे वो था 25,220 ऑन फ्यूचर. So till we cross 25,250 in futures, मैं फ्यूचर्स का लेवल बात कर रही हूं. So 25,250 का ऊपर नहीं गया तो मार्केट, I am still not on the Recording in progress. I am very clear. बाई करने के लिए, मोमेंटम के लिए निफ्टी हैज टू क्रॉस 25,250. नहीं है तो आई एम नॉट ऑन द बाई साइड. सिमिलरली बैंक निफ्टी को वो लेवल्स देखना है तो फ्राइडे का हाई देखो, वो 51,700 है फ्यूचर्स में. अभी मार्केट फ्यूचर्स में बैंक निफ्टी 51,330 है, nowhere closer to 51,700. So till 51,700 crosses on bank nifty future and till nifty crosses on future 25,250, I will not be on the buy camp. PSU is the weakest link. If you have PSU stocks for very short term, in general, I will advocate exit from PSU stock and I will discuss my stock specific views in the show. Definitely, Dimpy. Thank you. कुछ और स्टॉक्स भी मैं आपसे पता करूंगा सर आगे चल के अभी, लेकिन इस बीच में बता दूं आपको अभी भी 112 पॉइंट की बढ़त है निफ्टी पर. बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट की बढ़त है. पूजा आपको ध्यान है, यही बात हम सुबह कह रहे थे कि खुलने के बाद का एग्रेशन आना चाहिए. प्रॉब्लम गैप की है ही नहीं, गैप के बाद के एग्रेशन की प्रॉब्लम है. बस वहाँ पे वो आपके पास नहीं. आप शॉर्ट कवरिंग से ले आते हो यहाँ पे, फिर फ्यूल ख़त्म हो जाता है. आप गैप के बाद आ जाते हो, फिर फ्यूल ख़त्म हो जा रहा है. ना जाने 25,000 के ऊपर आके कौन सी ऐसी चुंबक लगी हुई है जो नीचे की तरफ ज़्यादा खींचती है और ऊपर की तरफ थोड़ा कम जाने देती है. और मार्केट को करके दिखाना होगा. इसको बार बार ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी. और आज का दिन जैसे मैंने कहा बहुत क्रिटिकल डे है आज के लिए. आज कम से कम फर्स्ट हाफ में 25,000 बचा रहे, सेकेंड हाफ में और पॉइंट्स जुड़ जाएं तो और अच्छी बात है. नहीं तो ये एक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट मार्केट को भारी भी पड़ सकती है. 100, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट का झटका भी वापस से प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर भी आ सकता है. ऐसा नहीं कि मंदड़ी सिस्टम से बाहर निकले हैं. सिस्टम में अभी भी पोजीशंस काफ़ी हैवी हैं. 5 लाख से ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं अभी भी. तो मंदी और तेज़ी के दोनों के सौदों को वो जोड़ता है. वो सिर्फ तेज़ी वाले सौदों को नहीं जोड़ता, वो मंदी और ओपन का मतलब दोनों के लिए ओपन है ना. फिर तो दोनों के कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन खाली काफ़ी खड़े हुए हैं. बट एनी हाउ कुछ और स्टॉक्स पे आ जाते हैं. देखो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ. रिलायंस का पार्टिसिपेशन नहीं है. कल 22 रुपये की टूट हुई थी. फर्स्ट हाफ में हम वेट कर रहे थे कम से कम 22 रुपये जोड़े, नहीं जोड़ रहा रिलायंस. जब नहीं जोड़ रहा तो फिर आपको कौन बचाएगा. HDFC स्क्रीन पर दिखाओ सिर्फ 8 रुपये ऊपर है, जबकि इसकी गैप की ओपनिंग 11 रुपये थी. उसके बावजूद भी ये अपने गैप को भी मेंटेन नहीं कर पा रहे. तो इसलिए बड़े ही सिलेक्टिव होना. और तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अभी भी ना फार्मा, FMCG के शेयर्स का बोलबाला है आज भी. ये जो डिफेंसिव मनी मूव करके जब तक एग्रेसिव मनी में नहीं आएगी ना, मार्केट का ब्रेकआउट नहीं होगा. और यही बात आज जब सुबह हमको मेहमान हमारे बता रहे थे, सन फार्मा जो ब्रिटानिया दे रहे थे, तब भी ये बात हमने आपको नोटिस करवाई थी. आज भी आप देख लो सारे डिफेंसिव शेयर्स आपको ऊपर दिखेंगे. दिखाओ एक बार ज़रा फार्मास्यूटिकल का इंडाइसिस और FMCG का इंडाइसिस, आपको पता लग जाएगा. खुद से देखिएगा, आपको आइडिया लगेगा. बट एनी हाउ हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं. अभी सिर्फ 100 पॉइंट की बढ़त के साथ हैं. लॉन्ग पोजीशंस कहाँ पे बन रही हैं ज़रा मैं जल्दी चेक कर लेता हूँ मैं. टाटा स्टील है बट बिना वॉल्यूम के बन रहा है, बस यही प्रॉब्लम है. फिर भी चलो चेक करवाता हूँ. टाटा स्टील 151 का रेट आ गया. एक बार इस पर आपके रिकमेंडेशन अक्षय. तो टाटा स्टील गैप अप तो हुआ है, बट कहीं ना कहीं मोमेंटम वापस ओपनिंग के बाद ज्यादा पकड़ नहीं पा रहा है. वॉल्यूम्स भी काफी लो है और गए कुछ ट्रेडिंग सेशन का एक्शन देखे तो कहीं ना कहीं 148 का सपोर्ट बनाने की खोज में. तो टॉप चौपी ट्रेडिंग सेशन रहेगा. डे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म मोमेंटम के लिए कुछ ट्रेड टाटा स्टील में नहीं बनता हुआ दिख रहा है. तो जिनके पास है उनको होल्ड करना है. 147 आपका स्टॉप लॉस बनेगा और स्टॉक अगर उछल के शॉर्ट टर्म में 155, 56 का स्तर छूता है, वहां पे एक बार मुनाफा बांधने की मेरी राय रहेगी.
तो टाटा स्टील पर होल्ड करने की सलाह, 2% ऊपर है ये स्टॉक। सनी, आपसे इंडिगो पर सवाल लेंगे। इंडिगो अपने ऑल टाइम हाई पर कारोबार कर रहा है, काफ़ी सारी खबरें भी हैं, पॉजिटिव खबरें आ रही हैं इंडिगो के लिए। एक तो ये कि कंपनी अपनी फ्लीट बढ़ाने की योजना कर रही है, 2025 तक एयरक्राफ्ट और एक्सपैंड करेगी, और कुछ पेनाल्टी बीसीसीआई एविएशन की तरफ से पेनाल्टी भी रिड्यूस हुई है। हालांकि बहुत बड़ा क्वांटम, बहुत बड़ी पेनाल्टी नहीं थी, लेकिन ये पॉजिटिव ही है कंपनी के लिए, और क्रूड फैक्टर तो प्ले आउट कर ही रहा है। ये कंपनी कैसी लग रही है आपको? एविएशन स्पेस से इकलौती कंपनी है जो कि इस वक्त सही परफॉर्म कर रही है, क्या करना चाहिए इंटरग्लोब एविएशन में? ओके, चलिए, सनी हमारे साथ मौजूद नहीं है। रुद्र, आप सलाह दीजिए, क्या करें इंटरग्लोब एविएशन पर? सी, मेरे को डेफिनेटली इंडिगो इज माय टॉप रिकमेंडेशन, एंड क्रूड ऑयल प्राइसेस अभी नीचे आ रही है और मेरे को लगता है $62 से $65 तक क्रूड ऑयल आ सकता है, एंड इट विल स्टेबिलाइज देयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड। चाइना में डिमांड डेफिनेटली क्रूड ऑयल को 60% नीचे आया है। This is not a good sign for the demand side of crude oil coming down, and 60% of raw material cost of Indigo comes only from that crude oil price. So for me, definitely Indigo is a buy, big buy, and इधर से Indigo 5,500 initial target में रखता हूं, and if you can hold Indigo for 2 years, it will double from here and it will be a 5-digit target for me, above 10,000 on Indigo. So investor का portfolio में रहना है, ट्रेडिंग के लिए अच्छा है, एंड फॉर ऑल टाइम फ्रेम इंडिगो इज अ बिग बाय। स्टॉप लॉस रखना है 4,750 क्लोजिंग बेसिस पर, और पोजिशनली राइड करना है। एवरी डिप यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। Traders can keep 5,500 target. Investors can see doubling of Indigo from here for a time frame of 2 years from now. तो इंटरग्लोब एविएशन पर बुलिश, और दोनों ही लिहाज से आपको रणनीति बता दी है। अक्षय जी, आप लुपिन पर सलाह दीजिए। फार्मा स्टॉक्स में बाइंग भी है। लुपिन में थोड़ी देर पहले कुछ बड़े ब्लॉक डील्स भी हुए हैं, टारगेट्स क्या नजर आ रहे हैं आपको अगले लुपिन में? जी देखिए, लुपिन का प्राइस स्ट्रक्चर तो बहुत मजबूत है, और फार्मा एक सेक्टर है जो काफी लाइट में रहे गए 2-3 महीने से। तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता हुआ लग रहा है मुझे। बस थोड़ी सी जो है वॉल्यूम्स धीमी गति से चल रहा है स्टॉक में गए 5-6 दिन से। 2200 का एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है उनके लिए सब स्टॉप लॉस बनेगा 2180। कोई भी लॉन्ग पोजीशन करंट लेवल पे बनाना चाहे या होल्ड है, क्योंकि व्यू मेरा पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म टारगेट्स 2300 रहेगा जो आपका रिसेंट स्विंग आया था, और वो ब्रेक करता है तो शायद 2370 तक स्टॉक खींच सकता है। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव व्यू है। बाय करे या होल्ड करे इंडिगो लुपिन में। ठीक है, तो ये है सलाह लुपिन पर आपके लिए। टाटा स्टील, ये स्टॉक फोकस में है, हम काफ़ी समय से आपको हाईलाइट भी करवा रहे हैं। यूके सरकार से करार के बाद आज अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। खबर का ये मायने क्या है, कितनी पॉजिटिव है ये कंपनी के लिए, ये पूरा एनालिसिस लेकर हमारे साथ आशीषा जुड़ चुकी हैं। आशीषा, बताइए टाटा स्टील में तेज़ी की वजह। बिल्कुल अच्छी खबर आई है कंपनी के लिए। कंपनी को यूके गवर्नमेंट से करीब 500 मिलियन पाउंड का असिस्टेंस मिलेगा ग्रीन स्टील ट्रांजिशन के लिए। तो अभी जो प्लांट है उसको ट्रांजिशन किया जाएगा जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा, कार्बन एमिशंस कम होंगे, जिसके लिए ये ट्रांजिशन किया जाएगा। 500 मिलियन पाउंड यूके गवर्नमेंट से मिलेंगे। कंपनी अपने 750 मिलियन पाउंड्स डालेगी, तो टोटल 1.25 बिलियन पाउंड्स का ये टोटल प्रोजेक्ट होगा पोर्ट टैलबॉट में, वेल्स यूके में ये प्लांट है, जिसके लिए पिछले कुछ महीनों या सालों से चर्चा हो रही थी। लेकिन याद रखिए यूके में गवर्नमेंट चेंज हुई, जिसके चलते थोड़ी सी अनसर्टेनिटी थी, ओवरहैंग था स्टॉक पर, लेकिन अब फाइनली ये डील साइन की गई है। याद रखें क्वांटम तो कुछ महीने पहले आ चुका था, लेकिन गवर्नमेंट चेंज के चलते थोड़ी सी अनसर्टेनिटी थी, लेकिन अब ये फाइनल हो चुकी है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो कार्बन एमिशंस कम हो सकते हैं 8% तक, जो एक बड़ा पॉजिटिव होगा। हाँ, थोड़ी सी अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है, थोड़े वर्कर्स को निकाला जाएगा, जिसके चलते कंपनी ट्रेड यूनियंस के साथ चर्चा कर रही है। कोई फाइनल आउटकम अब तक आया नहीं। ब्रोकरेजेस का मानना है कि शायद फाइनेंशियल इम्पैक्ट ट्रेड यूनियंस के चलते थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, उस पर क्लैरिटी अवेटेड है, लेकिन अभी के लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट भी आई है, उस पर भी नज़र डालेंगे। उन्होंने अंडरवेट की राय रखी है। 135 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है, 135 रुपये प्रति शेयर का।
उनका मानना है कि जो ये बड़ा ओवरहैंग था स्टॉक पर वो अब चला गया है। थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए एम्प्लॉय रिलेटेड कॉस्ट को लेकर। इसी के साथ एडिशनल प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ेगा कि नहीं उस पर भी क्लैरिटी चाहिए। लेकिन एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, एनालिस्ट का मानना है कि ये बड़ा पॉजिटिव है। बेसिक इंजीनियरिंग वर्क ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ऑपरेशंस को शुरू होने में 3 साल लगेंगे और अगले साल जुलाई 2025 में इस प्लांट का कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव न्यूज़ है। एनालिस्ट का मानना है कि जो ओवरहैंग था वो चला गया है, जिसके चलते स्टॉक में तेजी दिखी है। ठीक है, तो ये है टाटा स्टील पर ब्रोकरेज रिपोर्ट और खबर भी पॉजिटिव है, जिसके चलते आज हम तेजी देख रहे हैं और थोड़ी देर पहले आपको टेक्निकल राय भी दी टाटा स्टील पर। थैंक यू आशीषा ये पूरा अपडेट देने के लिए। लेकिन अब बार बार नज़र फार्मा स्टॉक्स पर ही जा रही है, क्योंकि फार्मा इंडेक्स वापस से अपने रिकॉर्ड लेवल्स पर आज कारोबार कर रहा है। इसमें टोरेंट फार्मा एक बार देखिए, स्टॉक 2% ऊपर और काफ़ी शानदार तेज़ी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है टोरेंट फार्मा में। अक्षय जी, क्या सलाह होगी टोरेंट फार्मा में, क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए? जी, ओवरऑल प्राइस सेटअप बहुत स्ट्रांग है। बस अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हल्का सा एक रेजिस्टेंस एरिया है 3522 का, तो वो पार करना जरूरी है। तो डे ट्रेडिंग के लिए थोड़ी सी सावधानी बरती है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस के पास आ रहा है। बाकी अगर आपके पास है स्टॉक या आपका नजरिया एक 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन का है, तो बिल्कुल बेझिझक आप करंट ट्रेड पे बाय कर सकते हैं। 3400 का सपोर्ट जोन है और जिस इंट्राडे रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ 3522, ये ब्रेक होता है तो मोमेंटम कैच होगा स्टॉक में, जिसके चलते 3600 से 3625 ये 2 टारगेट एरिया आपके बन सकते हैं। ओके, टोरेंट फार्मा में तेजी करने की सलाह। 3400 स्टॉप लॉस होगा, जिसके पास है बने रहे स्टॉक में। रियल एस्टेट स्टॉक्स भी आज के ट्रेड में थोड़ा बस कर रहे हैं। रुद्रमूर्ति जी, कुछ अच्छा लग रहा है आपको ट्रेड के लिए? डीएलएफ ऊपर है आज, ओबरॉय रियल्टी और इसके अलावा प्रेस्टीज में भी हम देख रहे हैं कि हल्की बाइंग ने आज दिखाई दे रही है। रियल एस्टेट में कुछ अच्छा लग रहा है आपको? जी, मेरे को बोथ रियल एस्टेट और मेटल्स 2 सेक्टर्स आई विल डेफिनेटली अवॉइड। ये दोनों हाई बीटा सेक्टर है एंड इनफैक्ट मेरे को लास्ट दीपावली आई वाज रेकमेंडिंग टू बाय रियल एस्टेट एज वेल एज मेटल्स, बट अभी बहुत मूवमेंट हो गया है और एट करंट लेवल्स डेफिनेटली आई विल नॉट एडवोकेट अ बाय। और you can also see even metals, for example, we were talking about Tata Steel. अभी देखो from where it opened and where it is currently trading, Tata Steel में clear profit booking है. And for me, Tata Steel has lot of resistance at around 154, 155 zone. And similarly, if you look at real estate stock DLF को देखो, बहुत resistance है around 880 levels and it has never crossed it. And support अभी है 800 पर. So it is in a range bound zone of 800 to 880 DLF. So 800 को break किया तो then further lower levels can be seen. So I am keeping a general stand that रियल एस्टेट और मेटल्स दोनों को अवॉइड करना है सेक्टर। एंड डेफिनेटली यस, इफ यू आर ऑन द बुल साइड, 2 सेक्टर अच्छा लगता है, वो मेरे को डिफेंसिव है, दैट विल बी एफएमसीजी एंड फार्मा। आई विल अवॉइड रियल एस्टेट एज वेल एज मेटल्स इन जनरल। ठीक है, डन। कुछ कुछ स्टॉक देखो स्पेसिफिक होने की ज़रूरत है। मार्केट ऐसा नहीं कि रिदम खो रहा है, बट मार्केट के अंदर रिदम जुड़ नहीं रही है, बस यही प्रॉब्लम है। खोने की बात नहीं है, बस जुड़ने की बात आ रही है। जुड़ने में प्रॉब्लम आ रही है। इंडिया विक्स ना 4% टूटा और ये ना 13 के आसपास ले आया। ये ना मार्केट को डल करेगा अभी तो नहीं, मतलब कहने का मतलब थोड़ा और चल जाए तो उसके बाद मार्केट ना डलनेस की तरफ भी बढ़ेगी। तो मार्केट को ना जल्दी थोड़े से लेवल्स को अपने अचीव करने पड़ेंगे, तो डलनेस ना ये ओवरऑल मार्केट्स को अचीव भी नहीं करने देगी। ठीक है, देखते हैं अभी और क्या होता है। अभी तो एफर्ट्स वैसे ही चल रहे हैं एज इट इज़, सभी के सभी शेयर्स वहीं पे फ्रीज से होके रख गया। थोड़ा बहुत जो मोमेंटम आ रहा है ना, मेरे को बैंकिंग में ज़्यादा ठीक दिख रहा है। एक बार ज़रा बैंकिंग स्टॉक्स दिखाएंगे और मैं चलो एक काम आपके लिए मैं ही कर देता हूँ। मैं आपको ना बैंकिंग स्टॉक्स का टोटल बताता हूँ कि आउट ऑफ 12 कितना चल रहा है। 10 शेयर तेज़ हैं, सिर्फ एक ICICI और उसका छोटा भाई एक्सिस बैंक लाल निशान में। ज़रा दिखाना, एक के पास होगा वो भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, नुकसान तो खैर बड़ा ज़्यादा नहीं है, बट ऑलमोस्ट फ्लैट है। ICICI और एक्सेस दिखाओ एक बार, फ्लैट है, 1 से 1.5 रुपये का नुकसान। एक बार एक्सेस भी दिखाओ, ये भी 1 से 1.5 रुपये का नुकसान है। और सभी शेयर्स ठीक है। आज अच्छी बात यह है कि निजी पार्टिसिपेंट में सबसे बड़ा HDFC ऊपर है, जो बैंक निफ्टी को 150 पॉइंट दे रहा है।
और एसबीआई करीब 150, एसबीआई करीब 50 पॉइंट दे रहा है। तो दोनों ही एचडीएफसी बैंक और एसबीआई है। इंडेक्स वेटेज के हिसाब से 12 में से 10 शेयर तेज़ हैं आज, ठीक है। तो इस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी ने वैसे भी आज अपने ऊपर के लेवल से ज़रा करेक्ट नहीं किया है। एक ऑप्शंस का ट्रेड आपके लिए और लेके आते हैं, काफ़ी देर से हमारे साथ वेट कर रहे हैं सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन। नीलेश भाई नमस्ते, जरा बताइए आज का ऑप्शंस का चैंपियन कौन सा है? वेरी गुड मॉर्निंग टू डिम्पी जी। देखिए मार्केट में नो डाउट थोड़ा वॉलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। हो सकता है ऊपरी स्तरों से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए, बट डिफेंसिव पे फोकस करके चलना चाहिए। लगातार निफ्टी फार्मा इंडेक्स में एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन की सीरीज हमें बनती हुई नजर आ रही है और फार्मा स्टॉक थोड़े से कंफर्टेबल प्लेस हैं अभी फिलहाल। तो इसी स्पेस में से ग्लेनमार्क फार्मा एक पर्टिकुलर स्टॉक है जहाँ पे आज एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पे हम फर्दर मोमेंटम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं टुवर्ड्स 1780 से 1800 का। तो यहाँ पे करंट लेवल पर ग्लेनमार्क में 1760 की कॉल ऑप्शन जो करंटली 33-34 की रेंज में चल रही है, इसे लॉन्ग करने की सलाह होगी। और यहाँ पे हम ऊपरी स्तर पर अगर हम टारगेट की बात करें तो ये जो मोमेंटम है वो एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है टुवर्ड्स 41 से 48। तो पहला टारगेट 41 का होगा एंड सेकेंड टारगेट 48 का होगा। खरीदना है 33 से 34 के रेंज में और यहाँ पे लगभग 27 रुपीज के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा। और अंडरलाइन जैसे कि मैंने कहा कि मुझे सितंबर सीरीज में ये स्टॉक 1780 से 1800 की रेंज में जाता हुआ नजर आ रहा है, तो इस पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन को लॉन्ग करके चल सकते हैं। ठीक है, डन। ये ग्लेन की एक कॉल होगी 1760 की। सर इसका लॉट साइज क्या है नीलेश भाई? लॉट क्या है इसका? ओ ठीक है, चलो मैं ही देख के बताता हूँ इसका लॉट साइज़ क्या है। 1 मिनट लगेगा। लॉट साइज़ की इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, थोड़ा ना कनेक्शंस पता लग जाए ग्लेन की। 1 मिनट। इसका ये लॉट है 725 का, 725 का लॉट साइज़ है ग्लेनमार्क का। तो थोड़ा लॉट साइज़, टिकट साइज़ बड़ा है। एक लॉट की कैलकुलेशन ही काफ़ी अच्छा आपको पैसा दे सकती है। 34 से 35 रुपये के बीच में आपको प्लस करना है। 725 क्वांटिटी आ जाएगी सीधा। और इसकी सीरीज़ की जो एक्सपायरी है वो 26 तारीख की, आज है 12 तारीख। वैसे तो 2-4 दिन में फ्री कर देगी, बट फिर भी ध्यान रखना 29 रुपये का एक स्टॉप लॉस ज़रूर डाल देना। टारगेट डालो न डालो। देखो बैंक में अगर एग्रेशन आए, अब मार्केट में थोड़ा एग्रेशन आया ना, तो फार्मास्यूटिकल्स धीरे धीरे प्रॉफिट बुक भी करेंगे अपने, ठीक, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि जब तक नहीं कर रहे हैं तब तक उसको राइड तो करो, खाली क्यों बैठना। तो 41 से 48 का टारगेट आपका है, 9,500 रुपये का प्रॉफिट है और 4,350 का ये भी है। एक टिपिकली एक ब्रेकआउट शेयर भी है, ये भी आपके सामने एक बार नोटिस हो चुका है। ठीक है नीलेश जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये बताने के लिए। अब निफ्टी बैंक तो करीब 220 पॉइंट ऊपर है और एचडीएफसी बैंक थोड़ा तेज़ हो रहा है आज। एचडीएफसी के अंदर कोई ट्रेड लिया जा सकता है क्या रुद्रमूर्ति? एचडीएफसी बैंक पे 1660 के लेवल पे चल रहा है। या डिम्पी जी, इंट्राडे के लिए इफ यू वांट टू टेक अ लॉन्ग कॉल, डेफिनेटली यस, हम एचडीएफसी बैंक को बाई कर सकता है इधर। बट ओवरऑल एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक निफ्टी का कल का हाई देखो, यस्टरडेज हाई ऑन बैंक निफ्टी ऑन फ्यूचर्स लेवल 51,520 और यू ऑल्सो सी डे बिफोर हाई वॉज 51,500। सो हमको ये क्लियर है कि 51,500 इज अ वेरी शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस फॉर डे ट्रेडर। एंड अगेन फ्राइडे का हाई देखो, वो 51,700 है। पोजिशनली 51,800 वेरी बिग हर्डल। अभी एवरी लेवल्स ऑन द हायर साइड, 51,500, 51,700, 51,800, टू मच रेजिस्टेंस। सो मेरे को ये क्लियर है कि anyone who is stuck in the long side, keep booking profit on these kinds of gap up. And today's gap up is nowhere holding. Look at a Nifty future and even Bank Nifty future for that matter. And specifically मैं ये कहना चाहिए कि PSUs को देखो बैंकिंग में। Look at State Bank of India, day low. Look at PNB, day low. Look at Canara Bank, day low. So PSU banks का support नहीं है। प्राइवेट बैंक्स पर इट इज यस ओनली एचडीएफसी बैंक। में शॉर्ट करना है तो पीएसयू बैंक्स को ही राइस पर शॉर्ट करना मेरे को अच्छा लगता है। डेफिनेटली डोंट वांट टू शॉर्ट एचडीएफसी बैंक, बट आई एम नॉट ऑन द बाय साइड। आई वांट एटलीस्ट 51,500 टू क्रॉस
कल का हाई भी we have not crossed after even this gap up open. So we are still trading below yesterday's high. We are still trading below day before yesterday's high. We are still trading below positional highs. So मेरे को ये market definitely not on the buy side. ओके, तो ये है नज़रिया बैंकिंग स्टॉक्स पर आपके लिए। बजाज ऑटो एक बार देख लेते हैं, ये भी अपने ऑल टाइम हाई के पास कर रहा है कारोबार, काफ़ी अच्छी तेज़ी। अक्षय जी, जिनका ट्रेड का नज़रिया है, स्टॉप लॉसेस आप कहाँ देख रहे हैं? जी, एक तरफा चाले बजाज ऑटो में बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ परसों के ट्रेडिंग सेशन में एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। तो ओवरऑल पॉजिटिव नजरिया है, पर इतने चलने के बाद अभी जो रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ है बजाज ऑटो को फ्रेश एंट्री करने के लिए, तो थोड़ा सा जो है स्टॉप लॉस काफी दूर है, तो रिस्की बनता जा रहा है। मैं प्रिफर करूंगा कि थोड़े डिप की राय देके जिनके पास है, तो अभी भी शायद 11,750 या 11,800 तक छू सकता है बजाज ऑटो, तो बने रहने की मेरी सलाह रहेगी। 11,250 का एक स्टॉप लॉस है, सपोर्ट है, और जिनको खरीदने का ये डिप के लिए वेट करे या ऑटो क्षेत्र में ही आपको पार्टिसिपेट करना है, तो आप टीवीएस मोटर्स या हीरो मोटोकॉर्प ये स्टॉक्स आप चुन सकते हैं ओवर बजाज ऑटो एट द करंट लेवल। लगातार हमारे एक्सपर्ट हाईलाइट भी कर रहे हैं कि इस वक्त टू व्हीलर कंपनियों पर फोकस कीजिए। हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर्स, ये भी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर भी आप नज़र रख सकते हैं। और बजाज ऑटो के लेवल्स भी आपको बताएं। मैक्स हेल्थ केयर अब आ चुका है 3% ऊपर, काफ़ी अच्छी तेज़ी यहाँ पर भी है, 900 के ऊपर कारोबार कर रहा है। अक्षय जी, मैक्स हेल्थ पर राय दीजिए अपनी। तो मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट 902 का करंट मार्केट प्राइस है। प्राइस स्ट्रक्चर देखें तो काफी लंबे टाइम से एक रेंज के दायरे में ट्रेड हो रहा है, पर एक चीज क्लैरिटी मिल रही है कि 850 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बन रहा है, और स्टॉक जो है 905 ये ब्रेकआउट की कोशिश में है। ब्रॉडर सेटअप देख के मुझे लगता है कि ये स्टॉक का नजरिया पॉजिटिव है। स्टॉक का सेटअप इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक 980 से लेके 1000 का लेवल छू सकता है। बस आपको ये ट्रेड अगर आप बाय कर रहे तो थोड़ा सा आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इंट्राडे में शायद ब्रेक हो या ना हो, थोड़ा सा वो क्वेश्चन मार्क है। जरूर बाय करने की राय रखूंगा, पर आपको 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन का टाइम देना पड़ेगा। 870 का स्टॉप लॉस और फर्स्ट टारगेट 960, उसके बाद 1000, ये दो टारगेट के साथ आप मैक्स हेल्थ केयर में बाय कर सकते हैं। मैक्स हेल्थ केयर में खरीदारी करने की सलाह। रुद्र जी, केमिकल स्टॉक्स में कुछ अच्छा लग रहा है आपको? पिछले कुछ दिनों में तो अच्छी बाइंग थी, आज भी हम देख रहे हैं कि यूपीएल में मजबूती है। थोड़ी देर पहले एक अच्छी बाइंग यहाँ पर भी नजर आ रही है यूपीएल के स्टॉक में। क्या सलाह होगी आपकी केमिकल स्टॉक्स पर? स्टॉक्स में सेक्टर डेफिनेटली लोअर लेवल्स पर बाइंग करना है, बट स्टॉक स्पेसिफिक है इधर। यूपीएल फॉर एग्जांपल, यस डेफिनेटली अ बाय स्टॉक। यूपीएल को एवरी डिप्स टू लेवल्स क्लोजर टू 600, 585 में आई विल बी अ बायर इन यूपीएल and look at targets of around 650, 680 to come on UPL. Other way around, look at stock like Aarti Industry, clearly on a downtrend. Quarterly results were not good. Stock collapsed, and collapse का बाद में भी stock is seeing selling pressure. Yesterday also huge open interest addition with stock price coming down. Even in today's market, Aarti Industry is trading negative. So I will definitely do a pair trade, very simple trade. एक लॉट आरती इंडस्ट्री को शॉर्ट करो और एक लॉट यूपीएल को बाई करो, एंड कीप वाचिंग ईटी नाउ स्वदेश, रेस्ट इज टेकन केयर। आरती इंडस्ट्रीज आज भी नीचे है, कल भी थोड़ी वीकनेस थी, लेकिन बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप अपना सकते हैं केमिकल स्टॉक्स में। रुद्र, मिड कैप आईटी स्टॉक्स में कुछ अच्छा लग रहा है आपको आज ट्रेड के लिए? यस, मेरे को मिड कैप आईटी विल आउट परफॉर्म द लार्ज कैप आईटी। पहला लार्ज कैप आईटी का मूव हो गया है अभी। लुक एट इवन टीसीएस, इन्फोसिस, ये सभी ऑलरेडी दे गेव अ वेरी गुड मूव। अभी टाइम है मिड कैप आईटीज टू आउट परफॉर्म। कोफोर्ज मेरे को अच्छा लगता है, टॉप पिक है, एंड आफ्टर दैट परसिस्टेंट सिस्टम्स अच्छा है। इवन टेक महिंद्रा इज अ वेरी गुड स्टॉक फॉर मी। सो HCL टेक्नोलॉजी इज वेरी गुड। रादर देन स्टेइंग विद Infosys, TCS, they have given already good move. Abhi se mid cap IT will outperform the large cap IT, and in that Coforge, Persistent System, Tech Mahindra, these are my top picks when it comes to mid cap IT.
ठीक है, 2-4 मिनट के बाद आप कमोडिटी का सेगमेंट भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले बाजार पूरी तरह से एक डलनेस के अंदर आ चुका है। जो बात सुबह मेरे को जिस चीज़ का डाउट था एग्जैक्टली वही मार्केट के अंदर हो रहा है। मार्केट के अंदर वो डलनेस आपको क्लियरली विजिबल होगी। 90 पॉइंट की बढ़त के साथ है, पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा डिफेंसिव से एग्रेसिव की तरफ। बड़े शेयरों का पार्टिसिपेशन काफ़ी डल है, लीडरशिप एब्सेंट है, कल के लॉस कोई पूरे नहीं कर पा रहे हैं जो कल 12 बजे के बाद हुए हैं। तीसरी मेजर प्रॉब्लम, बैंक निफ्टी बहुत स्पीड से ऊपर नहीं आ रहा है। बैंक निफ्टी की प्रॉब्लम ज़्यादा है, इसकी वजह से निफ्टी को भी बार बार खिसक के नीचे आना पड़ता है, जबकि निफ्टी तो 2-3 बार अटैम्प्ट ले चुका है, बट बैंक निफ्टी की अटैम्प्ट फेलियर साबित हो रही है। तो इसलिए बैंक निफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। तीसरी चौथी बात जो भी थोड़ा मिस हो रही है मेरे को, या ये इस फील हो रहा है मार्केट देख के कि थोड़ा इस साइडवेज कंसोलिडेशन कराएगा और ये ना प्रीमियम्स ईट कर रहा है दोनों तरफ के। हो क्या रहा है कि एग्रेशन गैप के साथ हुआ और लोगों को लग रहा है कि गैप मेंटेन भी होगा और चल भी सकता है, बढ़िया भी रह सकता है, बराबर जैसा भी वो सोच रहे हैं, बट ये नहीं करके ना वो दोनों के प्रीमियम्स ईट करा रहा है। चलो, आपको अगर यकीन नहीं हो तो मैं आपको एक पॉइंट जरा दिखाता हूँ। मैं आप जरा दिखा पाएंगे 51,500 की कॉल और 51,500 की पुट बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की 51,500 की कॉल और 51,500 की पुट स्क्रीन पर दिखाना जरा 1 मिनट के लिए। मैं आपको बताता हूँ, जो पुट है ना वो 18% नीचे होगी। अभी आपको दिखेगा 18 सितंबर एक्सपायरी की 51,500 की। ये कॉल है, कॉल का सारा प्रीमियम गुम हो गया। ये कॉल जब अभी आए थे हमारे मेहमान कुणाल जी, तो मैंने उनसे पता किया था, उसमें 200 प्लस चल रही थी ये। उसका प्रीमियम धीरे धीरे गुम हो रहा है, नीचे 40% का ओआई बिल्डअप है। सेम स्ट्राइक की सेम डेट की पुट दिखा दो बस, खाली 51,500 की पुट, ये देखो उसमें 18% का लॉस है। एक ही टेबल पे बैठे हुए बंदे दोनों लॉस गवा रहे हैं। तेज़ी वाला कहता है अभी मेरे भी तो पैसे नहीं बन रहे, मैं तो घाटा खा रहा हूँ। मंदी वाला कह रहा है मैं भी घाटा खा रहा हूँ। अरे भाई, जब दोनों घाटा खा रहे हैं तो पा कौन रहा है पैसे? तो पा वो रहा है जो इसको राइट करना आता है, और राइट टिपिकली इंस्टीट्यूशनल्स करते हैं, उनके पास फंड्स होता है, पैसा, और दोनों का ओपन इंटरेस्ट बराबर है 31%। ये चेंज होना बहुत ज़रूरी है। या तो आप फिर मंदी वालों को दो, एक तरफ के लोग तो पैसा कमाएं, या तो आप फिर तेज़ी वालों को दो, एक तरफ के लोग तो पैसा कमाएं। ये जो प्रॉब्लम हो रही है ना कि मंदी और तेजड़िया। अब एक और चीज़ पूजा जी, आपको सुबह ध्यान होगा, हमने बताया था कि करीब 52,000 करोड़ रुपए का इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर बिकवाली हुई है, कैश में खरीदारी हुई है, गैप था, सब कुछ गौण होता दिख रहा है आपको। मैं चलो एक और बात बता देता हूँ, ऊपर से निफ्टी करीब 130 से भी 80 कितने 50 पॉइंट हो गए, 50 पॉइंट निफ्टी ऊपर से खाली हो चुका है। चलो बैंक निफ्टी भी बता देता हूँ, बैंक निफ्टी कम से कम 100 से 150 पॉइंट खाली हो चुका है अपने हाई से। तो ये जो प्रॉब्लम है ना एग्रेशन की, मार्केट के अंदर एग्रेशन की कमी है, ये साफ साफ दिख रहा है, और ये बड़े शेयरों में दिख रहा है, एडवांस डिक्लाइन में दिख रहा है, विक्स में दिख रहा है, और ये हर चीज़ में दिख रहा है। तो इसको थोड़ा सा आपको नोटिस करके चलना पड़ेगा। मैं सुबह से, मेरे को नहीं पता कि दूसरे लोग और क्या बोलते हैं, बट हमने अपना स्टांस बहुत क्लियर रखा कि भाई हमें अभी थोड़ा डाउट है, बाजार को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है अभी। तो विश्व